जी सर, स्टार्ट करते हैं। जी। अ, मित्रों, आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि IUIC के इस सांध्यकालीन सत्र में हम प्रोफेसर ओंकार सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं। प्रोफेसर ओंकार सिंह साहब ने अपना जीवन अध्यापन का 1991 में शुरू किया। बेसिकली ही इज ए मैकेनिकल इंजीनियर। HBTI कानपुर, जो अब आज एक विश्वविद्यालय है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसमें प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रहे। प्रोफेसर सिंह मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय टेक्निकल यूनिवर्सिटी के प्रथम फाउंडर वाइस चांसलर है गोरखपुर में। आपने यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलरशिप का भी प्रभार संभाला। वर्तमान में उत्तराखंड में टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो देहरादून में स्थापित हुई है, उसके वाइस चांसलर हैं। आपका बहुत ही वाइड एक्सपीरियंस रहा एडमिनिस्ट्रेशन का। तमाम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर है IIT कानपुर में, IIT BHU में, और सेवरल नेशनल इंटरनेशनल एकेडमिक बॉडीज के आप फेलो मेंबर्स हैं। हम कह सकते हैं ये प्रोफेसर ओंकार सिंह जी एक ट्रिपल शूटर है। ही इज एन एकेडमिशियन, ही इज ए टेक्नोक्रेट एंड एज वेल एज वेरी सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर। उनकी पर्सनैलिटी को मैंने बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया और उनको समझने की कोशिश की। बहुत माइल्ड हैं, सॉफ्ट स्पोकन हैं, और पेशेंस बहुत है आप में। और किसी भी विषय को आप हमेशा एक अंतिम स्वरूप देते हुए उसे विद्यार्थियों के हित में, संस्थाओं के हित में निर्णित करते हैं। आज आपका जो विषय है जिस पर प्रोफेसर ओंकार सिंह जी बोलेंगे, वैज्ञानिक मनोवृत्ति, साइंटिफिक टेम्पर। प्रोफेसर ओंकार सिंह जी, आपका स्वागत है। आप प्रारंभ करें। नमस्कार प्रोफेसर अग्रवाल साहब, आपके द्वारा जो प्रारंभिक उद्बोधन किया गया उसमें जो बातें कही गई, मैं उन सभी बातों से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं उसकी वजह से। और आज जो विषय मेरे को दिया गया है वो वैज्ञानिक चिंतन का है, एक साइंटिफिक टेम्पर का है। और हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने कि अपने फंडामेंटल ड्यूटीज में इस वैज्ञानिक चिंतन को पैदा करने की जिम्मेदारी देश के प्रत्येक नागरिक को सौंपी है। वैसे तो ये कोई ऐसा विषय नहीं है जो कि पढ़े लिखे लोगों के लिए नया हो। अमूमन हम सब इस तरह की चीजों से रूबरू होते रहते हैं और ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि चीजों को अज्ञानतावश उनको कोई एक दैवी वरदान या अभिशाप मान करके अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं। यद्यपि हर एक चीज के पीछे कुछ न कुछ एक वैज्ञानिक कारण और कुछ कारण जरूर ऐसे हैं जिन पे अभी तक विज्ञान नहीं पहुंच सका है। और हम सभी जो यहाँ पर इस पोर्टल पर इस समय जुड़े हुए हैं, हम सभी इस बात की तस्दीक करेंगे कि कुछ ऐसे अनछुए पहलू हैं जो कि कभी न कभी प्रत्येक व्यक्ति को मजबूर कर देते हैं कि आप उसको कोई चमत्कार माने। यद्यपि हर एक के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। सो देश के अंदर वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ाने का, उसके अनुसार अपने समाज को सुसज्जित करने का, उसको सुदृढ़ करने का और आने वाली पीढ़ी को सशक्त करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। जो बच्चा एक इस धरती पर पैदा होता है वो बिल्कुल इनोसेंट होता है, उसको किसी चीज की कोई जानकारी नहीं होती। कालांतर में उसके माँ बाप, उसका समाज उसको बहुत सारी ऐसी चीजों की जानकारी दे करके उसको जिस स्वरूप में आज हम देखते हैं वो स्वरूप हमारा आपका दिया हुआ है। ऐसा कोई भी हाड़ मास की जीवन रखने वाली कोई भी ऐसी चीज जिसको कि हम सब मिल करके उसको सजाते हैं, संवारते हैं और उसके अंदर कुछ संस्कार पैदा करते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स इनकलकेट करते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में यदि हम एक वैज्ञानिक चिंतन और विश्लेषण को गंभीरता से नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में और विशेष करके
ऐसे दौर में जबकि हमने एक कोविड का प्रकोप भी देखा, जिसमें हमने देखा कि 2 साल, लगभग 2 साल तक पूरी हमारी सभ्यता बहुत पीछे खिसक गई, हमारी पूरी प्रगति रुक गई। हमने जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स किए थे और उसका जो पेस था, उसमें एक नई व्यवस्था समाहित हो गई, और वो व्यवस्था ऑनलाइन इंटरेक्शंस की है। आज आप देखें कि इसी कोविड का कारण है, उसी की परिणति है कि हम सब ने इन ऑनलाइन इंटरेक्शंस को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। जब प्रारंभ में, मैं आपको बताऊं, जब ये कोविड का लॉकडाउन लगा, तो शैक्षणिक संस्थानों में की तरफ से इस प्रकार का बहुत रिजर्वेशन था, और हम लोग इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। यद्यपि दिक्कतें अभी भी हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी ने हम सब की जो दूरियां थी उसको समाप्त कर दिया। आज इस समय जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब अलग अलग जगहों पर हैं, अपनी अपनी घरों में हैं, ऑफिसेज में हैं, या जहां भी हैं, हम सब अपने अपने कंफर्ट जोन्स में हैं, लेकिन उसके बावजूद हम एक दूसरे को सुन पा रहे हैं और रियल टाइम बेसिस पे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो रियल टाइम पे इंटरेक्शन की एक कैपेबिलिटी हमारी टेक्नोलॉजी ने आज हमें दी, उस टेक्नोलॉजी को अगर हमें आगे लेकर के जाना है, तो निश्चित रूप से हमारा वो समाज जिसको, जो कि हमें बैगेज जैसा लगता है, जो कि हमें बोझ लगता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को नहीं समझता है, उसको समय समय पर सतत रूप से उसके अंदर इस प्रकार के एक वैज्ञानिक विश्लेषण और एविडेंस आधारित चीजों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति पैदा करने की जरूरत है। मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मत है कि कोई भी चीज जो सृष्टि में होती है, उसमें उसका नियंत्रण करने का संपूर्ण अधिकार प्रकृति का है। उसको हम ईश्वरीय शक्ति कह सकते हैं, दैवीय शक्ति कह सकते हैं। उसके भी विभिन्न सभ्यताओं के, विभिन्न समाजों के नाना प्रकार के स्वरूप हैं, लेकिन एक प्रकृति का अपना एक नियम है, उसकी एक नियमावली है, और उसी नियमावली से वो पूरी सृष्टि को चलाती है। इस प्रकृति का अगर हम आकलन करें, तो इसमें जीव जंतु, पौधे, पक्षी, मनुष्य और सारी जो हमारी जो जीवित और निर्जीव जितनी चीजें हमारे चारों तरफ हैं, वो सभी उसमें अपनी अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं। तो आज के इस विषय का जो हमारा वैज्ञानिक चिंतन और साइंटिफिक टेम्पर का जो विषय है, उसके संबंध में मैंने एक छोटे सा प्रेजेंटेशन बनाया है। मैं उसको चाहूंगा कि मैं उसको शेयर करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। तो मैं ये प्रेजेंटेशन भी साथ में शेयर कर रहा हूं, और इससे थोड़ी सी सहूलियत मुझे भी होगी और दूसरों जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको भी होगी। अब जैसे हम लोग विज्ञान की बात करते हैं, तो विज्ञान, यदि हम इसको गंभीरता से देखें, तो विज्ञान है क्या? विज्ञान हमारी एक सोच की एक प्रवृत्ति है। वो हमें एक सोचने का एक तरीका देती है, जिसमें कि हम अपने सोचने के तरीके को ये कोई मात्र कुछ विषयों का समूह नहीं है। विज्ञान हमें एक तरीका देती है, जिसमें कि हमारी जो थिंकिंग है, जो हमारा सोचने का तरीका है, वो बहुत ऑब्जेक्टिव होता है। और उस ऑब्जेक्टिविटी के अंदर हम ये देखते हैं कि हमें हर आइडिया को, जो भी चीज हम सोचते हैं, उसको टेस्ट करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। और जब तक वो हमारी टेस्टिंग में वो पास नहीं होता है, तब तक हम उसको स्वीकार नहीं करते। इस प्रकार से यदि आप देखें, तो साइंस के अंदर कोई भी चीज जो है, बिना एविडेंस के और जो हमारे टेस्ट्स में पास ना हो, उसको स्वीकार करने की व्यवस्था नहीं है। हमें सतत रूप से हम चीजों को टेस्ट करेंगे, उनके एविडेंसेस के बेसिस पे उसको एक्सेप्ट करेंगे। और एक और जो सबसे यूनिक चीज होती है, कि जो सच्चाई होती है, उसके दो रूप नहीं होते। हम लोग आमूमन इस बात को कहते हैं कि ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स। सो सिमिलरली इन केस ऑफ दिस साइंस ऑल्सो, जब हम साइंटिफिक टेम्पर की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें साइंस की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के माध्यम से पढ़ाई जाती है, उसमें सदैव हम इस बात की को महसूस करते हैं कि देयर इज नो प्लूरैलिटी ऑफ ट्रुथ्स। जो सच्चाई है वो एक ही है। तो इस प्रकार से जो साइंस का एक ब्रीफ बैकग्राउंड, कि हमें वो एक सोचने का तरीका देती है, वो हमें एक ऑब्जेक्टिव थिंकिंग के लिए प्रेरित करती है। हमारी उस ऑब्जेक्टिव थिंकिंग के प्रोसेस के अंदर जितने हमारे आइडियाज आते हैं, उन सबको हम टेस्ट करते हैं और एविडेंसेस के आधार पर उसको एक्सेप्ट करते हैं। अब ये साइंस करती क्या है? अगर हम देखें, तो ये हमें खोजने
में मदद करती है। ये हमारी जो भौतिक दुनिया है, जो जिसको हम फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं, उसको समझने में मदद करती है। हमारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो चीजें हम देखते हैं, उनको एक लॉजिकल ऑब्जर्वेशंस की तरफ बढ़ाने में प्रेरित करती है, हमें एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ प्रेरित करती है। और इस पूरी सृष्टि में हमारे चारों तरफ जो कुछ होता है उसको एक्सप्लेन करने की एक कैपेबिलिटी डेवलप करने का प्रयास इस विज्ञान के माध्यम से होता है। तो जब भी हम वैज्ञानिक चिंतन की बात करेंगे, वैज्ञानिक अभिव्यक्ति की बात करेंगे, तो इस सब में हमारे जो एक दृष्टिकोण के अंदर हमें चीजों को देखना, उनको समझना और अपने अनुभवों के आधार पर उसको स्वीकार करना, ये सारा इसका बड़ा महत्व रहता है। तो ये जैसा मैंने आपको पहले कहा कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन किया गया, ये आर्टिकल 51A(H) के अंतर्गत किया गया, ये फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट बनाया गया। ये हम सब के लिए, पूरी मानवता के लिए, पूरे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए इससे ज्यादा गर्व की बात नहीं हो सकती कि हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई। प्रत्येक नागरिक की ये बुनियादी जिम्मेदारियां दी गई टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ये जो 6-7 शब्दों का समूह है, ये अपने आप में इतना गंभीर है और इतना गहरा है कि इसके आधार पर हमारी चारों तरफ जो कुछ होता है उसको देखने का, उसको समझने का, उसको करने का और अपने जीवन शैली के अंदर उसको समाहित करने का जो पूरी व्यवस्था है वो बदल जाती है। यदि हम इस पूरी चीज को देखें तो हम साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं, ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, क्योंकि जो भी कुछ हम करें उसमें ह्यूमन बीइंग सेंटर में होना चाहिए। और हमारी जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है, और उसके आधार पर हम जो रिफॉर्म्स चाहते हैं, जो हम ट्रांसफॉर्मेशंस चाहते हैं, तो इंक्वायरी भी है, ट्रांसफॉर्मेशंस भी हैं, और इस पूरी के केंद्र बिंदु में मानवता है। तो ये जो पूरी हमारी जो सोच है, ये हमारे संविधान ने व्यवस्था की। तो हम सब भारत के नागरिकों के लिए इससे बड़े गर्व की बात नहीं हो सकती कि पूरे विश्व के अंदर जिस देश को सपेरों का देश कहा जाता है, वो एक दृष्टिकोण है, जिस तरह से उसको प्रस्तुत करते हैं ये पाश्चात्य सभ्यता। लेकिन हमारे के अंदर हम लोग अपनी बात को समझते नहीं हैं या उसको उस स्पिरिट में प्रेजेंट नहीं करते कि हम उस देश के नागरिक हैं जिसने अपने संविधान में ही साइंटिफिक टेम्पर और टेक्नोलॉजी की जो न्यूक्लिएशन है यहीं पर कर दिया। तो ये जो साइंटिफिक टेम्पर है, इसकी जो रेलेवेंस है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनबिल्ट है, जो कि संभवतः स्वाभाविकता है। जब हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी किताब है एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके थ्रू ही ये शब्द निकल करके आया साइंटिफिक टेम्पर का। इस डिस्कवरी ऑफ इंडिया को बार बार इसलिए ही जरूर कोट किया जाता है कि ये साइंटिफिक टेम्पर शब्द का जो जनक है वो ये किताब है। क्योंकि जब देश आजाद हुआ, देश के अंदर, समाज के अंदर अभी भी बहुत सारी कुरीतियां हैं, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनको कि हम प्रोबिटी पे अगर उसको हम टेस्ट करेंगे तो हम पाएंगे कि वो कहीं उसकी कोई रेलेवेंस नहीं बचती है। हम लोग अंधी दौड़ में दौड़ते रहते हैं, उन चीजों को एज सच एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि आमूमन जो जनसमूह है उसके पास ये क्षमता नहीं होती है कि वो चीजों का विश्लेषण कर सके। तो जिन लोगों के पास ये विश्लेषण करने की क्षमता है, जिनको ईश्वर ने ये ताकत दी है, जिनके पास इस प्रकार की संभावना है, उनको इस बात को, अपने साथियों को जरूर से प्रेरित करना चाहिए और इसको आगे प्रमोट करना चाहिए। और यदि हम सब मिल करके एक एक आदमी को भी अगर रोज सही बातें बताएगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हमारा उद्देश्य था वो पूरा होगा। आप देखें कि हमारे देश में जो सतत रूप से जो सरकारें रही लोकतांत्रिक व्यवस्था में, सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। तदुपरांत उसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसके साथ में जो साइंस का था रेलेवेंस, उसको जोड़ करके जय जवान जय किसान और जय विज्ञान बना दिया। तो एक तीसरा शब्द भी उसमें जुड़ा। और हम सब के लिए और भी गर्व की बात है कि अभी जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसको जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ में जय अनुसंधान भी डाल दिया। तो ये कहने को तो एक फ्रेज हो सकता है, लेकिन इस फ्रेज के पीछे की जो भावना है, उस फ्रेज की जो मैसेजिंग है, वो इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी रेलेवेंट है कि हम अपने जय जवान जय किसान के नारे को हमने यदि आगे बढ़ाया, उसको यदि हमने परिमार्जित किया, तो वो पूरे परिमार्जन के पीछे हमारी वैज्ञानिक चिंतन है
ये परिमार्जन है, यदि हमने जय विज्ञान जोड़ा तो इसकी जगह कोई और शब्द भी जोड़ा जा सकता था। जय अनुसंधान जोड़ा गया तो इसकी जगह भी कोई और शब्द जोड़ा जा सकता था। लेकिन ये हमारे देश की, हमारे नागरिकों की, हमारी जो पूरी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था की जो दृष्टि है, उसकी जो विजन है, उसको ये इंडिकेट करता है कि हमारे लिए साइंस का कितना रिलेवेंस है, कितनी इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए साइंस, कि हमने जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान कर दिया। तो देश के पास, क्योंकि इस समय हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, विश्व का सबसे युवा देश है हमारा, हमारे पास एक युवा आबादी है। उस युवा आबादी को यदि हमें पूरे विश्व में एक ताकत के रूप में उभारना है, और पूरी मानव सभ्यता, इसमें कोई ये नहीं है कि भारतवर्ष आगे निकल जाएगा या कोई देश को हम पीछे कर देंगे। हम यदि अपनी मानव संपदा के माध्यम से उसको साइंटिफिकली उसको ट्रेन करके, उसकी जो साइंटिफिक टेम्पर है उसको स्ट्रेंथन करके यदि सदुपयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, उसके सस्टेनेबिलिटी में हम एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। और हमारे लिए तो सारे एनेबलर्स इसको फेवर करते हैं। हमारी जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप है वो भी इस बात को प्रमोट करती है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को प्रमोट करता। तो हमारा जो सिविल सोसाइटी है उसको इस बात को समझना चाहिए, और इसको सिर्फ एक फ्रेज नहीं मानना चाहिए, इसके पीछे की मैसेज को समझना चाहिए। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म, ये 4 एलिमेंट्स हैं जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं। ये सारे शब्दों को हम गंभीरता से देखेंगे, और हम देखेंगे कि ये सारे शब्द हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में किस प्रकार से, आज के परिवेश में भी हम पाएंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको कि हमें चैलेंज करना चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति में हमें जो कुछ हमें दिखता है उसको हमें एनालाइज करना चाहिए। अब एक चीज हम लोग बात करते हैं, जब भी कभी बात होती है तो ये कहा जाता है कि एजुकेशन, कि एजुकेटेड हो जाएंगे तो हम शायद इस प्रकार से जो अंधविश्वास है, या जो चीजें हमारी टेस्ट ऑफ योर से मैं कहना चाहता हूं कि वो हमारे किसी भी एनालिटिकल टूल के माध्यम से हम उनको प्रूव नहीं कर पाते। तो ऐसे केस में एजुकेशन और लिटरेसी, इनका कोई साइंटिफिक टेम्पर से बहुत रेलेवेंस नहीं है। यदि हम पीछे मुड़ करके देखें तो हमारे पास जो हमारे पुराने आर्टिजन्स थे, जो हमारे पुराने कारीगर थे, उनके पास जाने कितनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस थे, कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं को वो हल करने की क्षमता रखते थे। वो जो क्षमताएं थी उनकी, वो उनके जो मस्तिष्क की क्षमता थी, वो उनके कार्यों में दिखती थी। हमारे पुराने, आप यदि आर्किटेक्चर्स देख लें, हमारी पुरानी बिल्डिंग्स देखें, आजकल हम अपनी बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें एयर कंडीशनिंग का इतना बड़ा लोड होता है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती। लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, चाहे आप वो बड़े बड़े किले देख लीजिए या बड़ी बड़ी गुफाएं देख लीजिए, और बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्चर्स हैं जिनको कि यदि हम माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो हम पाएंगे ना तो उसमें वेंटिलेशन की समस्या है, ना उसमें इल्यूमिनेशन की समस्या है। और उस समय तो कोई इस प्रकार का स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा नहीं दिखता है कि रहा होगा। जो कुछ भी पढ़ाया जाता था, जो कुछ गुरुकुल की व्यवस्था थी, उसमें गुरु के सानिध्य में लोग पढ़ते थे और चीजें सीखते थे, फिर अपना विश्लेषण करके चीजों को परिमार्जित करते थे। तो जो एजुकेशन है और लिटरेसी, इसका साइंटिफिक टेम्पर से सीधा सीधा कोई सरोकार नहीं है। एक एजुकेटेड आदमी भी नॉन साइंटिफिक हो सकता है, और चाहे लिटरेट हो या इलिटरेट हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी की समझ इतनी बड़ी होती है कि वो चीजों को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। आप यदि देखें आज का, यदि आप मेडिकल साइंस की बात करें, तो आज हमारे जो डॉक्टर्स हैं, उनका सारा जो उनका डायग्नोस्टिक्स है, वो पूरा उनका जो कंक्लूजन का तरीका है, वो हमारे इंजीनियरिंग के सपोर्ट से चल रहा है। आज कोई भी डॉक्टर, यदि आप किसी डॉक्टर के साथ इंटरेक्शन को क्लोजली मॉनिटर करें, तो सबसे पहले वो उसका ब्लड प्रेशर नापने लगेंगे, फिर उसके बाद में उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करने लगेंगे, उसका पल्स रेट देखने लगेंगे। पुराने समय में जो हमारी मेडिकल साइंस है, जो आयुर्वेद की पद्धति है, उसमें नाड़ी के आधार पर उसकी पल्स को समझ करके वैद्य सब कुछ एनालाइज कर लेते थे। तो ये जो हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई, इंजीनियरिंग का जो डेवलपमेंट हुआ, जो साइंस का डेवलपमेंट हुआ, उसमें हमने प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार से उसके जीवन में सहजता तो ले आए,
लेकिन उसकी जो क्यूरियोसिटी थी उसको कहीं ना कहीं हम कम कर रहे हैं। तो ये जो क्यूरियोसिटी का जो एलिमेंट है, क्योंकि जब भी हम साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं तो उसमें कुछ शब्द निकल करके आते हैं, वो शब्द आपके जो है क्यूरियोसिटी से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। हमारे जो आज के डॉक्टर्स की जैसे मैंने बात की, तो वो सबसे पहले डायग्नोस्टिक्स पे जाते हैं। डायग्नोस्टिक्स के बेसिस पे वो जो डेटा पॉइंट्स होते हैं उसके बेसिस पे तय करते हैं कि आपकी कौन सा ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छी बात है ये कैपेबिलिटी, अगर हमें मासिफिकेशन करना है, अगर हमें चीजों को हर एक तक पहुंचाना है, और उस प्रकार के डायग्नोस्टिक टूल्स के बेसिस पे हम आप भी एक थोड़ा जो समझदार लोग हैं वो डायग्नोस्टिक टेस्ट की रिपोर्ट के बेसिस पे बहुत सारी चीजें खुद ही कंक्लूड कर लेते हैं। तो ये जो कंक्लूजन्स हम लेके आते हैं ये मासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। यदि हमें हर एक को एम्पावर करना है, हर एक को एनेबल करना, हर एक को ये बताना है कि आपके पास आपको इस प्रकार से मेडिकल हिस्ट्री देखनी है, इसको एनालाइज करना है, तब तो ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति की जो उसकी एनालिटिकल कैपेबिलिटी है, जो उसका थॉट प्रोसेस है और जो उसकी लॉजिकल थिंकिंग है, उसको कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अवरुद्ध जरूर करती हैं। ये जब हम इस प्रकार की बात करते हैं तो हमें साइंटिफिक टेम्पर की जब हम बात करते हैं तो साइंटिफिक टेम्पर के अंतर्गत उसकी वैज्ञानिक जो सोच है, उसकी जो प्रवृत्ति है, उसके अंतर्गत उसकी क्वेश्चनिंग की कैपेबिलिटी, ये उसका डिसाइड करती है कि वो उसका जो लॉजिकल माइंड है, लॉजिकल पार्ट ऑफ द ब्रेन कितना एक्टिव है। जब हम क्वेश्चनिंग की बात करते हैं तो साथ में हमें ऑब्जर्व भी करना होता है। हम देखते भी हैं कि चीजें कैसे हो रही हैं। जैसे हमने कोई भी घटना होती है तो हम सबसे पहले पूछते हैं क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। ये सारे सवालों का जब जवाब हमें मिलता है तो हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, हम उसको फिर उसके बेसिस पे जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आते हैं हम कुछ हाइपोथेसाइज करते हैं। कुछ हम हाइपोथेसाइजिंग का मतलब कि हम कुछ कंक्लूड करते हैं कि नहीं भाई इसके पीछे का ये कारण होगा। अब जब वो कारण हमने कुछ मोटा मोटा तय किया कि ये इस प्रकार की घटना हुई, इसके कारण ऐसे ऐसे हो सकते हैं, हमने कुछ अपना कंक्लूजन किया, उसके बाद में हम उसको टेस्ट करेंगे उस कंक्लूजन को कि ये वास्तव में जो हमारे पास घटनाएं हो रही हैं, ये जो डेटा पॉइंट्स हमारे पास निकल करके आ रहे हैं, क्या हम जो कंक्लूड कर रहे हैं वो सब उसी के आलोक में है या कुछ और है। तो जब ये सारी चीजें हम कर लेते हैं उसके बाद में हम इसको एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद हम कह देते हैं कि एक थ्योरी हो गई, और इस प्रकार से फिर वो टेक्सचुअल फॉर्म में कम्युनिकेट हो जाता है, और उसको प्रिंसिपल कहिए, थ्योरी कहिए, और या कुछ बेस्ड ऑन एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस कहिए। सो सारी चीजों के बीच में हमारी जो लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग है उसकी बड़ी अहम भूमिका रहती है। और लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग का जो इंडिकेटर है कि हमारी क्वेश्चनिंग कैपेबिलिटी कितनी है, हमारी ऑब्जर्वेशन कितने फास्ट हैं, और कितने हम ऑनेस्टली और सीरियसली चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बेसिस पे हम कैसे हाइपोथेसाइज करते हैं, फिर हम कैसे उसकी प्रोबेबिलिटी स्टैब्लिश करते हैं कि हाँ ये हमारे टेस्ट्स पे या डेटा पॉइंट्स के पर वैलिड है। फिर उसके बाद में हम एनालाइज करते हैं और उसको फिर हम फाइनली किसी रिपोर्ट के फॉर्म में देते हैं। तो ये जब हम इसकी बात करें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि क्यूरियोसिटी हैपेंस टू बी द की, सो इन द सेम कॉन्टेक्स्ट क्यूरियोसिटी का मतलब है कि वी हैव टू बी क्यूरियस, वी शुड ट्राई टू एक्सप्लोर, वी शुड ट्राई टू इन्वेस्टिगेट एंड देन लर्न बेस्ड ऑन दैट। सो क्यूरियोसिटी सबसे पहला पायदान है किसी भी साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करने का। यद्यपि ये बहुत मुश्किल है कि हम किसी को कहें कि आप क्यूरियस हो जाइए। क्यूरियोसिटी हर एक के अंदर होती है, लेकिन उसका डोमेन अलग अलग हो सकता है। तो किसी का जो इंटरेस्ट है, जो उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें उसको अगर क्यूरियोसिटी है तो वो भी हमें उसका सम्मान करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर चीज विज्ञान से ही निकल करके आएगी, जरूरी नहीं है कि हर चीज में कोई फिजिक्स का प्रिंसिपल ही लगेगा या फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट लगेगा, ये जरूरी नहीं। तो हमारी क्यूरियोसिटी जो है वो तय करती है कि हमारा जो लॉजिकल थिंकिंग है वो कितनी इफेक्टिव है, और किस प्रकार से हम चीजों को देखते हैं, हमारा नजरिया क्या है। उसके बाद में हम रीजनिंग करते हैं। अभी रीजनिंग की जब हम बात करते हैं तो वो बेस्ड ऑन एविडेंसेस होगी, कुछ स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी होगी, कुछ हम स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे ये तय करेंगे कि हाँ जी ये जो हमने कंक्लूड किया है, जो हमारे कुछ प्रमाण दिख रहे हैं, उसके आधार पर ये हमारा ऐसा ही होगा।
सो ये जो साइंटिफिक माइंड है वो हमेशा कहता है कि जब तक कोई चीज स्टैटिस्टिकली सही ना पाई जाए, वैलिडिटी ना हो स्टैटिस्टिक्स के आलोक में, तब तक उसको स्वीकार मत करिए। तो ये जो साइंटिफिक टेम्पर की बात है, ये साइंटिफिक टेम्पर हर एक के पास है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास साइंटिफिक टेम्पर नहीं है, लेकिन कन्फ्रंट करने की कैपेबिलिटी हर एक के अंदर नहीं है। वो हर एक का जो बायोलॉजिकल कंपोजिशन है वो अलग अलग है। कुछ लोग व्यवस्था से लड़ते हैं, कुछ लोग व्यवस्था को यथावत स्वीकार करके कुछ और करने लगते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो जब हम उसको एक लॉजिकल माइंड से चीजों को एनालाइज करेंगे, हम क्यूरियोसिटी के साथ में देखेंगे, फिर रीजन आउट करेंगे, फिर उसको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ भाई ये स्टैटिस्टिकली ऐसा हो रहा है तो ये सही है, इसके पीछे के कारण ये हो सकते हैं, हमारे पास रीजंस आ गए। फिर हम उसको जो सब बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि हमें चीजों के जो हमारे स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन्स हैं उसमें कोई हमारी रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। वी शुड नॉट बी स्टबबॉर्न। हमारे को चीजों को लॉजिकल जो आउटकम्स होते हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने को करेक्ट करना चाहिए। तो जो साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड होगा, वो साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड सदैव जो भी चीजें लॉजिकल कंक्लूजन से निकल के आएंगी उनको एक्सेप्ट करेगा और अपने थॉट प्रोसेस में और अपने एक्शंस में और अपने प्रोसेसेस में उसको इंक्लूड करेगा। तो ये जो ओपन माइंडेडनेस है, ये एक साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड का एक बहुत एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। तो अभी तक हम लोगों ने तीन चीजें देखी, एक क्यूरियोसिटी देखी, एक रीजनिंग देखी, और फिर ओपन माइंडेडनेस देखी कि ऑलवेज रिमेन ओपन फॉर एनीथिंग विच इज कमिंग टू यू विद लॉजिक। लॉजिक के साथ में जो चीज आ रही हो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जब हम लॉजिक के साथ चीजों को स्वीकार करते हैं तो वो हमारी बहुत स्थायी होती हैं। हम चीजों को होलिस्टिकली एक्सेप्ट करते हैं, इसमें किसी का प्रेशर नहीं है। हमने देखा कि हाँ लॉजिकली ऐसा हो रहा है, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद में कॉम्प्लेक्सिटीज को मैनेज करना, ये भी एक साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, साइंटिफिक टेम्पर का एक इंडिकेटर है। हम कॉम्प्लेक्सिटीज को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटीज तो होंगी। जैसे कि कोई भी फेनोमेना अगर होता है तो उसके पीछे के जो कारक हैं, जो कारण हैं, उन कारणों को यदि हम इंटीग्रेट कर पाए तो ये एक हमारी एनालिटिकल एबिलिटी और जो साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड है उसका एक बड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर है कि हमारे पास कोई भी अगर घटना हो रही है, कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, उसके जो इनेबलर्स हैं, जो उसको इफेक्ट डालते हैं, जो जिनके कारणों से वो होता है, यदि उन सारी चीजों को हम एनालाइज कर सकें, इंटीग्रेट कर सकें, तो वो भी एक साइंटिफिक टेम्पर का, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने का, साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड का एक रेलेवेंट एट्रीब्यूट है। और इसके साथ में डिस्कवरी। सो वन शुड ऑलवेज कीप आस्किंग, ऑलवेज कीप सर्चिंग कि ऐसा क्यों, कैसे। क्यूरियोसिटी से रिलेटेड है ये। हमारी जो डिस्कवरी है वो डिस्कवरीज हैं, हमारी सर्चिंग की एबिलिटी है, क्वेश्चनिंग की जो पावर है, क्वेश्चनिंग की एबिलिटी है। तो ये सारी चीजें आपकी इससे साइंटिफिक टेम्पर से जुड़ी हुई चीजें हैं। हमें क्यूरियोसिटी इज वन एट्रीब्यूट, रीजनिंग इज अनदर एट्रीब्यूट, open-mindedness is another attribute, ability to manage the complexities is another attribute, and discovery. So these are some of the essential ingredients. ये कुछ essential चीजें हैं जो कि हम साइंटिफिक टेम्पर के, जब भी हम साइंटिफिक टेम्पर प्रमोशन की बात करेंगे, उसको स्ट्रेंथन करने की बात करेंगे, तो शायद ये सारे एट्रीब्यूट्स हमारे लिए बहुत रिलेवेंट हो जाते हैं। इसके बाद में जब हम आते हैं, इसके बाद में हम बात करते हैं जो हमारे ये बड़ी ये मैंने कहीं से उठाया है इस पूरे कंटेंट को। तो ये कहा जाता है कि पिलर्स ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। सो पिलर्स ऑफ साइंटिफिक टेम्पर क्या क्या है? एक साइंटिफिक लिटरेसी, कि हमारे पास एक समझने की इतनी हमारी साक्षरता होनी चाहिए कि हम वैज्ञानिक रूप से घटनाओं को समझ सकें। हमारा एक साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए कि हमारे जो नजरिया है उसमें हमारा वैज्ञानिकता का समावेश होना चाहिए। हमारी साइंटिफिक थिंकिंग होनी चाहिए कि ये हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसके अंदर हमें विज्ञान की अपनी एक अहमियत को समझ करके चीजों को देखना चाहिए और समझना चाहिए। फिर हमारा ये परसेप्शन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। परसेप्शन, हमारा परसेप्शन साइंटिफिक परसेप्शन होना चाहिए। हमारी हैबिट्स में साइंस आनी चाहिए कि ये सारे जो 6 हमने यहाँ पर पिलर्स आपको दिखाए हुए हैं, ये साइंटिफिक लिटरेसी, साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक थिंकिंग, साइंटिफिक मेथड्स, साइंटिफिक परसेप्शन, साइंटिफिक हैबिट्स,
ये सारी चीजें आपको ऐसा तो लगेंगी कि ये साइंटिफिक टेम्पर को किस तरह से अफेक्ट कर रही हैं। वर्ड साइंटिफिक तो हर एक के साथ है, लेकिन जो रेलेवेंट है वो इंपॉर्टेंट है लिटरेसी, एटीट्यूड, थिंकिंग, मेथड्स, परसेप्शन और हैबिट। और ये सभी के अंदर वैज्ञानिकता का एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। तो इनको वी कॉल देम एज ए पिलर्स ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, कि जब हमारी को यदि हमें साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करना है, उसको स्ट्रेंथन करना है, लोगों के चिंतन के अंदर वैज्ञानिक सोच लानी है, हमें आम आदमी को चीजों को विश्लेषण करना और जो घटनाएं होती हैं उनको उनके कारणों को समझने की यदि क्षमता पैदा करनी है, तो हमें साइंटिफिक लिटरेसी लानी होगी। हम लोग इसके पूरा एजुकेशन सिस्टम इस पे लगा हुआ है, लेकिन एटीट्यूड उसका जो है उस हिसाब से हो, इसके लिए भी हमें काम करना चाहिए। हमारी पूरे समाज को, पूरे परिवेश को इन चीजों के लिए लोगों को, बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी यूथ है उससे हमारी बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड उसके अंदर यदि हम साइंटिफिक टेम्पर पैदा कर सके तो शायद हमारी बहुत सारी समस्याएं स्वतः हल हो जाएंगी। तो साइंटिफिक लिटरेसी, साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक थिंकिंग, साइंटिफिक मेथड्स, साइंटिफिक परसेप्शन एंड साइंटिफिक हैबिट्स। सो ये हमारे कुछ पिलर्स हैं साइंटिफिक टेम्पर के। अब इसके बाद में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाता हूं जो कि सबको जानकारी है, ये को मैं नई चीज नहीं बता रहा हूं। हम लोग यदि चीजों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी घटनाएं हमारे चारों तरफ होती रहती हैं। जैसे हम लोग मैं आपको कुछ रखता हूं, इसमें आपको दिखा रहा हूं मैं। ये देखिए यहाँ पर कहते हैं अगर 2 बार आप दरवाजे को नॉक करें तो आपका बैड लक रिवर्स हो जाता है। सो ये बाहर की चीज, ये बहुत सारी ऐसे फेनोमेना है जो कि बाहर से हमने उठाए हैं। जो पाश्चात्य सभ्यता है वहां से बहुत सारी चीजें निकल के आई। कहते हैं कि वॉकिंग अंडर ए लैडर, अगर आप सीढ़ी के नीचे जा रहे हैं तो बैड लक होगा। अगर आपका शीशा टूट गया तो अगर शीशा टूटता है, मिरर अगर टूटता है तो वो बैड लक सिंबलाइज करता है। आपको काली बिल्ली है वो बैड लक है। आप फिंगर्स क्रॉस करते हैं, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, कि पता नहीं क्या होगा। इसी तरह से ये सारी चीजें जो है ना, ये हम यदि आप देखें, मैं इसका एक सेकंड लग जाए, मैं इसको प्ले करता हूँ, ये अगर चलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सारा कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है। हमें इन चीजों को देखना चाहिए जिससे कि हमें ये समझ पैदा होगी कि ये देखिए हमारा एक सुपरस्टिशन है कि हम लोग नॉकिंग ऑन वुड 2 बार, ये इंडिया में भी है, यूरोप में भी है, और ये एक सुपरस्टिशन है कि आप 2 बार बजा दीजिए तो आपका जो है, 1 बार बजाएंगे तो बैड लक होगा और 2 बार कर देंगे तो वो बैड लक रिवर्स हो जाएगा। तो इसके पीछे का जो एक लॉजिक है वो ये समझ में आता है कि कहीं भी आप नॉक करेंगे तो कम से कम 2 बार नॉक करेंगे तो शायद उसको लगातार जब वो साउंड होगी तो सुनाई देगी, ऐसा लगता है। लेकिन उसके पीछे की अपनी एक फिलॉसफी है, ये कहाँ से निकल के आया, कब इसमें जो है इसके पीछे ये कब हुआ, कब से इसको हम फॉलो करने लगे। इसलिए टचवुड बोल देते हैं। टचवुड का मतलब जैसे कि ऐसा हम लोग अमूमन इस बात को बोलते हैं कि टचवुड ऐसा होगा, ऐसा ना हो जाए। तो ये सारी चीजें क्या है ना, ये हमारा एक तरीके से एक फेथ डेवलप हो गया। हालांकि ये सारी चीजों के जो ओरिजिन है उसमें कहीं ना कहीं कोई साइंटिफिक बेसिस जरूर है, ये ऐसे नहीं हो गया। ये इसके पीछे कोई ऐसी घटनाएं हुई जिसके बेसिस पे एम्पेरिकली और एविडेंसेस के बेसिस पे ऐसा कहा गया नहीं इसको ऐसा कर लिया जाए। इस वजह से दूसरी मैं आपको दिखाता हूँ, ये थ्रोइंग सॉल्ट ओवर योर शोल्डर। अगर आपका नमक गिर जाए तो उसको कंधे पे डाल देंगे तो आपका बैड ओमेन खत्म हो जाएगा। तो ये एक इसके पीछे की भी कोई जो स्टोरी है वो भी इसमें दी है। देन वॉकिंग अंडर ए लैडर, आप सीढ़ी के नीचे मत चलिए। बहुत लॉजिकल लगता है, अगर कहीं सीढ़ी लगी हुई है आप उसके नीचे से गुजर रहे हैं तो हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। तो एक साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड कहेगा कि भाई सीढ़ी के नीचे क्यों आते जाते हो, मान लो सीढ़ी स्लिप कर गई तो आपको चोट लग जाएगी। अब ये भी एक हमारे एक आम आदमी को समझाने के लिए एक बना दिया गया कि आप सीढ़ी के नीचे मत चलिए। सो ये यूरोपियन और क्रिश्चियन कम्युनिटी और वहां से निकल करके आया। तो ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारी, जैसे ब्रोकन मिरर,
ये भी हमारा ग्रीक और रोमन है और यूरोपियन जो सिविलाइजेशंस हैं वो इसको एक्सेप्ट करते हैं कि शीशा अगर टूटा है तो उसके कोई एक बैड ओमेन है। ऑब्वियस सी बात है, अगर शीशा टूटा है तो स्वभावतः है उसमें बहुत सारी इमेज दिखेंगी, आपका जो उसका पर्पज है वो डिफीट होगा, और उसको बैड ओमेन तो इसलिए हो ही गया क्योंकि आपने जिस पर्पज से उसको रखा था वो नहीं पूरा होगा। तो ये साइंटिफिक इसको भी यदि हम एनालिसिस करें तो हम देखेंगे कि हमारे पास इसका कोई जवाब मिलेगा। फिर है कि जैसे स्टेप ऑन ए क्रैक एंड ब्रेक योर मदर्स बैक, अगर आपने किसी कहीं पे क्रैक है उस पे चढ़ गए तो आपकी माँ की पीठ टूट जाएगी। तो ये भी कहीं से निकल करके आए, ये सब लकी पेनीज कि आपको सिक्के कहीं मिल जाए तो आपको बहुत लकी हैं। ये घोड़े की नाल आप देखते हैं, हम लोग भी इसको देखते हैं, महसूस करते हैं, लोग बच्चे को पहना देते हैं, अंगूठी बना करके पहनाते हैं। तो ये जो घोड़े की नाल है उसको भी हम गुड और बैड से जोड़ के रख देखते हैं। फिर जैसे 13 फ्राइडे दी 13th, 13 नंबर जो है वो हमारे को बहुत सारे लोग उसको अनलकी मानते हैं। अब नंबर्स तो सारे ही बराबर हैं, एक से ले जितनी न्यूमरिक जो न्यूमरोलॉजी है उसमें किसी नंबर का कोई विशेष स्थान तो नहीं है। और हम लोगों ने जो घटनाएं हुई अभी जो विशेष करके जो कोविड की महामारी हुई उसमें हमने सब कुछ एनालिसिस करके देख लिया। हमारी कोई भी जो हमारी प्रैक्टिसेस थी जिनको हम बिलीफ्स थे वो सारी चीजें टूट गए, और जो लोग बचे वो अपनी हेल्थ के स्टैंडर्ड से बचे। इसमें जो मेडिकल सपोर्ट था उसकी भी अपनी सपोर्ट, उसका कंट्रीब्यूशन था। लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि गुड ओमेन और बैड ओमेन का कोई चक्कर हो कि किसी की वजह से ऐसा हो गया। इसी तरह से हम देखते हैं कि ये ब्लैक कैट्स, काली बिल्ली, अब काली बिल्ली तो वैसे भी खतरनाक हो सकती है, वो दिखेगी नहीं अंधेरे में, तो हो सकता है कि वो आपके ऊपर अटैक कर दे, इस वजह से उसको बैड ओमेन माना गया हो क्योंकि रात रात में वो अंधेरे में नहीं दिखेगी। तो ये बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे को हमें पूरे वर्ल्ड ओवर मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर ही ये है, ये भी एक अपने आप में बड़ी समझने की बात है। ऐसा लोग मानते हैं कि जैसे हिंदुस्तान की सभ्यता बड़ी बैकवर्ड है, लेकिन ये सारे जो मैं आपको सुपरस्टिशंस दिखा रहा हूँ इसमें बहुत थोड़े हैं जिनको कि जो हिंदुस्तान में ओरिजिनेट हुए। हमारे यहाँ तो शुरू से ही बहुत साइंटिफिक टेम्पर रहा, चाहे आप हमारे माइथोलॉजी देखिए, हम लोगों ने चीजों को बहुत साइंटिफिकली एनालाइज करके लिखा है। हमारे जो पूर्वज हैं जो भी कुछ रिकॉर्ड किया गया उसमें फिंगर्स क्रॉस्ड, अब फिंगर्स क्रॉस करके रखिए, तब इसमें जो है इसको इन्होंने जीसस से जोड़ करके कर दिया कि क्रूसीफाई हुए तो उसके जो क्रॉस है उससे जोड़ा। फिर आप ये देखें, च्यूइंग गम एट नाइट ब्रिंग्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। स्वाभाविक बात है, अगर कुछ आप अनावश्यक रात में खाएंगे और विशेष करके ऐसी चीज जो कि आपके गले में फंस सकती है तो रिस्क हो सकता है। देन नंबर ऑफ 4, इसी तरह ये 4 का जो नंबर है ये चाइनीज वर्ड से मिलता जुलता है, और चाइनीज में ये वर्ड डेथ को सिंबलाइज करता है, तो इसको भी बना दिया कि इसको नहीं यूज करना है। देन तो ये कर्स ऑफ द इविल आई, ये जो नजर की बात है कि बुरी नजर लग जाएगी, तो बुरी नजर, अब नजर तो नजर है, किसी की आंख में थोड़ी अच्छा बुरा हो सकता है, वो तो सोच की बात है कि कोई आपके बारे में बुरा सोचेगा तो बुरा करेगा, तो बुरी तरह से देखेगा, तो ये इविल आई हो गई। देन गिविंग येलो फ्लावर्स, अब येलो फ्लावर का भी एक कलर का भी एक पैटर्न बना दिया कि जैसे नंबर्स हैं वैसे ही कलर्स का भी कर दिया, जैसे कि अगर आप ब्लैक कलर है तो वो बैड लक है, रेड कलर है तो वो पैशन का है। और रशिया इन पर्टिकुलर, ये जो सामने में स्लाइड दिखा रहा हूँ आपको दिख रही होगी, इन रशिया येलो फ्लावर इन पर्टिकुलर आर सीन एज ए प्रॉब्लमेटिक एंड देर आर थॉट टू रिप्रेजेंट इनफिडेलिटी, सेपरेशन और इवन डेथ। तो ये जो सारी जो सुपरस्टिशन या जो बिलीफ्स हैं ये डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट जगहों से निकल करके आए। अब स्वीपिंग फीट, ये जो आप मॉपिंग करते हैं कि जो पैर में झाड़ू लग जाएगा तो उसको हम बुरा मान लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, इचिंग पाम्स, अगर हाथ गदेली में खुजली हो रही है तो हम कहते हैं कि नहीं हमें कुछ मिलने वाला है, कुछ पैसा आने वाला है। तो ये जो सारी चीजें बन निकल के आई हैं, इनके पीछे कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई रीजंस रहे, कुछ ना कुछ साइंटिफिक बेसिस रहा जहां से ये सारी चीजें निकल करके आई। तो ये इसको हम अब एज सच एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अब हम कहते हैं कि नहीं भाई ये इसको ये ऐसे होगा, जबकि इसके पीछे का कोई ना कोई कारण है, ऐसे नहीं हुआ कोई भी चीज। और भी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग जो हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको अच्छा लगेगा देख करके। ये लेट मी शेयर वंस अगेन प्लीज।
ये हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट की चीजें हैं, सुपरस्टिशंस। कौवा अगर बोल रहा है बिल्डिंग पे, घर पे, तो ये होगा कि गेस्ट आने वाले हैं। कुछ हमारे दिन शुभ होते हैं, कुछ अशुभ हो जाते हैं। हमारे पास फॉर्च्यून टेलिंग, कुछ लोग भविष्य बताने लगते हैं, कुछ भगवान के गॉडमैन बन करके हमारे को दिखाते हैं। और लेमन, नींबू और हरी मिर्च टांग देते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि कुछ हमारे यहाँ बुरा नहीं होगा। इसी प्रकार से हम देखें, जैसे कटिंग नेल्स ऑन संडे, सैटरडे इज इनऑस्पिशियस। घर से बाहर निकलो तो दही खा के निकलो। अब वो दही खा करके निकलने के अपने कुछ साइंटिफिक बेसिस है, उसके आपका जो स्टमक है उसकी कंडीशनिंग ऐसी होती है कि आपको बाहर जाएंगे तो आपको हेल्प आउट करेगा। फिर डू नॉट स्वीप आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद झाड़ू मत लगाइए। अब आंख भी आपकी, अगर वो कहते हैं आंख भड़कती है, तो वो भी शुभ अशुभ तय करती है। जैसे आदमी की जो है राइट आई होगी तो वो कहते हैं कि अच्छा है, और महिला की लेफ्ट आई अगर भड़क रही है तो वो अच्छा है। तो ये तो कोई मेडिकल रीजंस हैं, उसकी कोई डेफिशिएंसीज हैं जिसकी वजह से होता है। फिर हमारा काली वो हम ब्लैक स्पॉट लगा देते हैं, काला निशान लगा देते हैं कि वो नेगेटिव एनर्जीज नहीं आएंगी। फिर कहते हैं कि पीपल के पेड़ के पास रात में मत जाइए, और ये आपके ग्रहण जब लगते हैं उसमें बाहर मत निकलिए। और जो लोग बैठ के पैर हिलाते रहते हैं, कहते हैं कि पैर मत हिलाइए, आपके संपत्ति चली जाएगी। ये सब सारे जो चीजें हैं, ये हमारे जो अब जैसे पैर हिलाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, आपकी फिजिकल एक डिसऑर्डर को इंडिकेट करता है। एक बैड आपकी जो पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट्स हैं उनको भी वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली अफेक्ट करता है। इस प्रकार से हम देखें कि हमने बहुत सारी चीजें हमारे देश में, अब सती व्यवस्था थी जिसमें कि महिला अपने को कूद जाती थी, आग लगा लेती थी अगर विडो हो जाती थी। अब इंसानों की बलि दी जाती थी। तो ये सारी चीजें जो हमारी सिविलाइजेशन में धीरे धीरे आई, उनको अब हमें उनसे बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो इतना एडवांस कर चुकी है कि हमारे पास वो सारी संभावनाएं हैं कि हम चीजों को बदल के, उनको पुरानी चीजों को बदल के, उनका एनालिसिस करके अपने लोगों को सही जानकारी दें। तो ये एक बहुत मिशन मोड में और बहुत बड़ी ईमानदारी के साथ में इस पे काम करने की जरूरत है। अब जैसे 1995 में हम सबको मालूम है कि गणेश जी की मूर्ति ने दूध पीना शुरू कर दिया। उसके बाद में पता चला कि वो दूध तो सारा सड़कों और नालियों पे बह के जा रहा था। तो इसी तरह 2012 में एक जीसस की स्टैचू हुई, उसमें से आंसू निकलने लगे। उसका कारण पता चला कि वहां पे कहीं ड्रेनेज चोक हो रखा था, इस वजह से ऐसा होने लगा। तो ये जो सारी चीजें हम लोग देखते हैं, इनके पीछे कोई ना कोई कारण ऐसे हैं जिनको कि हमारे लोग एक बिलीफ के रूप में प्रेजेंट कर दिया गया। और उस जो हमारे ऐसे लोग जो एनालाइज नहीं कर पाते, वो चीजों को फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट करते रहे, और उनको लगता है कि नहीं यही सही है। तो ये कुछ मैंने एग्जाम्पल्स आपको इसलिए दिए क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल्स हमें ये हेल्प आउट करते हैं कि हम चीजों को एनालिटिकली उसको परसीव करें कि हाँ क्या ऐसा है। अब किसी के लिए मान लीजिए मंडे हमेशा उसके कुछ बाय द वे चीजें मंडे को अच्छी होने लगी तो कहने लगे कि मंडे अच्छा होता है। भाई कोई भी दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आपको आज इमरजेंसी है, आज बीमार है, तो आप, और आज अगर आपको डॉक्टर ने मदद की तो स्वाभाविक है आपको जो डॉक्टर ने मदद की, डॉक्टर आपके लिए भगवान है। डॉक्टर ने ही अपनी जो मेडिकल साइंस थी, जो कैपेबिलिटीज थी, उससे आपको ठीक किया। उसमें कोई ऑस्पिशियस या इनऑस्पिशियस एलिमेंट का रोल थोड़ी है। तो ये अब अगर हम लीगल रेगुलेशंस की बात करें तो हमारे संविधान में जो व्यवस्था दी गई उसके बाद में बहुत सारे हमारे पास ऐसे कानूनी प्रावधान हुए। ये भी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमारी व्यवस्था हमें इन चीजों से दूर रहने के लिए प्रेरित करती है और एम्पावर करती है। एक ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 में आया। इंडियन पेनल कोड 295A में कुछ व्यवस्था दी गई। प्रिवेंशन ऑफ वेच, ये बिहार का एक स्पेशल एक्ट आया। डाइन प्रैक्टिसेस एक्ट, इसी तरह उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, हर स्टेट ने अपने अपने हिसाब से चीजों को दिया। अब मैं आपको एक हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी का एक क्लिपिंग आपको सुना रहा हूँ। ये शायद आपको अच्छा लगेगा, शायद सुनाई दे रहा होगा। मिनट, लेट मी प्ले, जस्ट होल्ड ऑन।
70 वर्ष हो रहे हैं। ये आवाज जा रही है क्या आप लोग किसी के पास? साइंस को विकसित किए जाने जी सर, आवाज आ रही थी। इसकी आ रही थी वीडियो की? वीडियो की आवाज आ रही है? जी सर, आ रही थी अभी। अच्छा, एक मिनट मैं इसको पूरा कर हमारे देता हूँ। संविधान को 70 वर्ष हो रहे हैं। हमारे संविधान ने साइंस को विकसित किए जाने की हर देशवासी के कर्तव्य से जुड़ा, यानी ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी का हिस्सा है। इस ड्यूटी को निभाने की, निरंतर याद करने की, अपनी आने वाली पीढ़ियों को इसके लिए जागरूक करने की हम सभी की जिम्मेदारी। जिस समाज में साइंटिफिक टेम्पर की ताकत बढ़ती है, उसका विकास भी तेजी से। तो वॉइस क्लियर नहीं है डॉक्टर साहब। अच्छा, वॉइस नहीं आ रही। चलिए, मैं आपको लिंक दूंगा। इसमें प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जब हमारा चंद्रयान 2 फेल हुआ, तो चंद्रयान 2 फेल होने के बाद में ऐसा देखा गया कि जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो हमारे लूनर सिस्टम की बात करने लगे। चांद की ये फेल हुआ तो उसकी बात करने लगे। और तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, सबसे बड़ा जो सुखद अनुभूति हुई इस चंद्रयान 2 के फेलियर के बाद, वो ये हुई कि हमारे देश के बच्चे बच्चे के अंदर एक प्रकार की ये एक ललक पैदा हुई और एक समझने की एक जो जिज्ञासा थी वो हुई कि ये हमारा इतना बड़ा मिशन था, को हम चांद पे जाना चाहते थे, तो ये क्यों फेल हो गया। अब उसके बाद में यदि आप अब इसको चंद्रयान 3 से जोड़ करके देखें, तो आप ये देखते होंगे कि हम सब ने इस बात को महसूस किया होगा कि सोशल मीडिया हो या आम लोगों के बीच की बातचीत हो, जब ये चंद्रयान 3 गया, स्वभावतः ये वैज्ञानिकों का एक प्रयास था। इसमें इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और साइंस सबका एक समावेश था। और जब हमने इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया, तो इस लॉन्चिंग के बाद में जो हमारा एक नॉन साइंटिफिक जो बिलीव्स थे, उन्होंने बैक सीट लिया। और बहुत दिनों तक हमारे इस चंद्रयान 3 की सक्सेस की बात होती रही। तो स्वाभाविक तो ये हमारे जो एक बच्चों के अंदर, हमारे लोगों के अंदर एक जो साइंटिफिक जो वंडर्स हैं, जो हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी मिलकर के जो चमत्कार करता है, जो हमारा आज हम देखते हैं कि हम लोग रियल टाइम बेसिस पे इंटरेक्ट करते हैं, बहुत फास्ट ट्रेवल करते हैं, ये सारी जो हमारे एडवांसेस हैं, जो कम्युनिकेशन के टूल्स हैं, अब हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, हम अपने जो डेटाज हैं, डेटा हमारे पास बैंक है, उसके बेसिस पे हम अपने मॉडल्स क्रिएट कर रहे हैं, हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम सब ये जानते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ChatGPT, इससे बहुत सारे हमारे पास टूल आ गए। आप उसमें कुछ फ्रेज लिख दीजिए, वो आपको पूरा आपको एक पेज लिख करके दे देगा कि इससे रिलेटेड ये है। तो एक आपको अगर ऐसे लिखना है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ये जितने हम लोगों ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स किए हैं, इसको हमें समझना चाहिए कि ये हमारे जो एनालिटिकल माइंड, हमारी जो कंटिन्यूअस से ब्लॉक बाय ब्लॉक हम जो नॉलेज को ऐड कर रहे हैं, इन सब की परिणति है। इसमें कोई चमत्कार नहीं है। तो मैं मेरी तरफ से जो मुझे प्रेजेंटेशन मैंने किया, ये अगर आप चाहेंगे तो मैं स्लाइड्स आपको दे दूंगा, और आप उसको आपस में उसको देख सकते हैं। शायद इसमें कोई काम की चीज किसी को मिले। और बाकी अब हाउस इज ओपन फॉर यू। जो आप मेरे से अगर कुछ जो छोटी मोटी मेरी समझ है, उससे कुछ समझ जानना चाहते हो, तो आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। थैंक यू प्रोफेसर ओंकार सिंह। अब क्वेश्चन आमंत्रित कर सकते हैं जो भी हमारे यहाँ अतिथि हैं, वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। निशांत पांडे, निशांत जी अपना क्वेश्चन करें सर को। अनम्यूट कर लें। सर प्रणाम कर रहा हूँ सभी को। जी जी, प्रणाम। अभी आपने सर ChatGPT का, मेरे सिर्फ ये आपसे गुजारिश है, आप साइंटिस्ट हैं तो आपने भी ChatGPT का जिक्र किया मुझसे, तो मैं भी उसका यूज करता हूँ अपने जी उसमें, जी अपने बिजनेस के लिए भी करता हूँ कुछ कुछ। जी तो जी हमारे को जो तकलीफ हो रही है ना सर, इंडियंस लोगों को, वो ये तकलीफ हो रही है कि जो डेटा है उनके पास, जी, वो डेटा हमारे हिंदुस्तान से रिलेट नहीं कर पाता। बिल्कुल। अगर कुछ हिंदी के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं,
या संस्कृत के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो जी हम अभी बहुत पीछे हैं उसमें। तो जी इसके जी। लिए हम लोग क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, आपसे थोड़ी सी। देखिए मैं इसमें अगर आप पूरा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट देखें तो इस पूरे डेवलपमेंट के पीछे जो लोग हमसे आगे थे वही आज भी हमें दिशा दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अब चूंकि हमारे पास जो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो हमारे पास यूथ है उसके पास एक कैपेबिलिटी है, और हमारे अपने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के टूल्स भी बन रहे हैं। ये जो उन्होंने चूंकि एक एप्लीकेशन था, अब उनके पास वो अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे पास उतनी अफोर्ड करने की कैपेबिलिटी नहीं है। हमारे जो अपने चैलेंजेस हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो हमारी आर्थिक सामाजिक ढांचा है, उसके अंतर्गत एक कंफर्ट जोन में रह करके टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, रिसर्च को करना, उसकी उतनी अभी जगह नहीं है। एक इतने बड़ी आबादी का देश है, इसके संचालन की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, अब वो एज उसके जो एविडेंसेस थे, जो टेक्नोलॉजी का यूज था। देखिए टेक्नोलॉजी तो हमेशा से अवेलेबल, धीरे धीरे अवेलेबल रहती है, लेकिन टेक्नोलॉजी को कौन कैसे यूज करता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अब वो किसी भी, मान लीजिए कोई एक इंजन है, उस इंजन का इस्तेमाल पहले सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए हुआ, और उसी इंजन का इस्तेमाल फिर हवाई जहाज के लिए होने लगा। तो ये जो इंजन तो एक टेक्नोलॉजी थी। तो इसी प्रकार से जो हमने आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो हमने प्रोग्रामिंग और जो सॉफ्टवेयर में जो डेवलपमेंट किया है, आने वाले समय में ये टूल्स आपको मिलेंगे। लेकिन एक चैलेंज से हमें जरूर बच के रहना चाहिए कि ये हमारी कहीं ऐसा ना हो कि जो एक नॉवेल थिंकिंग थी, जो ओरिजिनलिटी थी, जो हम मौलिक रूप से सोचते थे, मौलिक रूप से सोचने के बाद कुछ करते थे, कहीं ऐसा ना हो हम उसमें पीछे रह जाएं। तो मैं सभी से जब भी इस विषय पर बात करता हूं, मैं ये जरूर इस बात का एडवोकेट हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और जो भी हमारे लैंग्वेज प्रोसेसिंग के टूल्स डेवलप हो रहे हैं वो आगे बनाने चाहिए। लेकिन हमारे यूथ को, जो यंगर एज के हैं, उनकी मौलिक चिंतन को विकसित और सुदृढ़ करने के लिए हमें उनको इन चीजों से एक स्टेज तक दूर रखना चाहिए। जैसे कि आज मान लीजिए आप कोई 60 साल का व्यक्ति है, 50 साल का व्यक्ति है, जिसको कि साइंस और टेक्नोलॉजी का सिर्फ उसको असिस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने बिजनेस में अगर चैट जीपीटी से कुछ मिलता है तो आप कर लीजिए। अब उसके पास जो आपने कहा कि वो बाहर का डेटा होता है, क्योंकि उसका ट्रेनिंग डेटा ही बाहर का है। तो इस वजह जी से जी। अब ये क्या होता है, कोई एक मॉडल आपने बनाया, उसको जो डेटा के बेसिस पे ट्रेन कर दिया, फिर वो वैसे ही प्रेडिक्ट करने लगा। हम लोग देखते हैं गूगल में अगर आप कुछ सर्च कर दें तो फिर बार बार उसी तरह की चीजें दिखाने लगता है, क्योंकि वो उसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो उस डेटा को कैप्चर करता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा जो हम लोग बचपन में सभी ने पढ़ा है, विज्ञान अभिशाप और वरदान। तो ये जो डेटा है ये कभी ना कभी हमारे लिए बहुत घातक भी हो सकता है। लेकिन समय समय पर सरकारों और जो नीति निर्माता हैं वो इस पर चिंतन रखते हैं, और हमारे बहुत सारे कानून भी बन रहे हैं। तो स्वभावतः इस पर नियंत्रण होते हुए आगे डेवलपमेंट होगा। तो आपका जो विषय था कि बच्चे हमारे काम कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के और दूसरे डोमेन्स के, लेकिन इट विल टेक टाइम कि हमारे अपने कॉन्टेक्स्ट में अपने डेटा सेट पे ट्रेन होकर के हमारे टूल्स मिले। अभी चूंकि इनका ट्रेनिंग डेटा बाहर का है, इसलिए ये बाहर की इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा देते हैं। जी ये थैंक मनोहर यू दुबे जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद सर। राहुल मिश्रा जी। जी सर सर। आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। नहीं, राहुल को बोलने दे पहले। डॉक्टर राहुल मिश्रा आप अपना क्वेश्चन करें। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस सर, पहले पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप इतना अच्छा वंडरफुल सेशन आपने बहुत इजी लैंग्वेज में बताया सर। और टेक्निकल बैकग्राउंड से होके भी जो जो मतलब जो भी बहुत सारे हमारे रिचुअल्स और जो ट्रेडिशनल साइंटिफिक टेम्पर था एंशियंट टाइम में, उसको इतना वैल्यूएट करने के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि बहुत सारे लोग तो उससे आजकल उतना उसे वैल्यूएट करते नहीं है। तो मेरा सवाल ये था कि स्टार्टिंग में आपने ये बोला था कि ये जो मतलब आप एज अ नेचर को ऑटोनोमिसिटी दे रहे थे, आप जी नेचर को सर्वे सर्वा बोल रहे थे, पर लास्ट में आपने जब कंक्लूड किया सो आप बोल रहे थे कि नहीं, हम ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर कोई सही हो रहा है तो वो मेडिकल नॉलेज से सही हो रहा है, डॉक्टर की वजह से सही हो रहा है, इसमें गॉड का क्या कंट्रीब्यूशन, या फिर जो जो भी आपने लास्ट में से नहीं, कंक्लूड, तो ऐसा थोड़ा, कॉन्ट्रास्ट। जी नहीं नहीं, ये थोड़ा सा समझने का फेर है।
देखिए नेचर, अगर आप किसी मेडिकल साइंस की बात करें तो मेडिकल साइंस में जो केमिकल्स हम ऐड करते हैं बायोलॉजिकल चेंज के लिए, वो बायोलॉजिकल चेंज के लिए केमिकल्स भी नेचर से ही आते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके कोई सेल्स कमजोर हो गई या आपकी कोई न्यूरॉन्स कमजोर हैं, तो उसमें हम किसी केमिकल को डालते हैं, वो सब नेचर से ही आता है। तो नेचर की जो अथॉरिटी है, जो सुप्रीमेसी है, वो कभी चैलेंज नहीं हो सकती। उसको हम आम आदमी को समझाने के लिए उसको हम गॉड बोल सकते हैं, ऑलमाइटी बोल सकते हैं, सुपर नेचुरल पावर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो कुछ हमारे पास है ये सब नेचर का ही है। और हमारे आपके शरीर की भी कोई अहमियत नहीं है, ये इसके भी जब भी खत्म होगा तो ये भी नेचर में ही मिल जाता है। तो हम ये जो जितना हम आज देखते हैं, जो करते हैं, इसके पीछे सब हमें सिखाने वाला तो नेचर ही है ना। अगर आपने हवाई जहाज बनाया, आपने रॉकेट बनाया, तो ये नेचर से ही तो सीख करके बनाया। हमने घर बनाने की जो एक प्रैक्टिस की, हमारी चिड़ियों के घोंसले अगर हम पुराने देखें तो आप देखेंगे उसके अंदर भी वो कई कई कमरे बना करके घोंसले बनाते हैं। जो हमारे जो एनिमल किंगडम है, उसकी जो लाइफ स्टाइल है, वो ह्यूमन से बहुत रिजेंबल करती। तो हमने तो सब कुछ सीखा तो नेचर से ही है। तो मैं कभी भी इस बात का एडवोकेट नहीं हूं कि हम इंसान जो कुछ करते हैं हम नेचर से सीखते हैं, उसको अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सस्टेनेबिलिटी का जो एलिमेंट है वो जरूर हमें ध्यान में रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम नेचर को इतना उसका दोहन करें कि वो हमारे लिए एक चैलेंज बन के खड़ा हो जाए। तो अगर कोई समझने का फेर हुआ तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं कि अगर मेरे से ऐसा No, no, कुछ sir, it's हो गया। okay, sir. ठीक है। No, no, sir, it's okay. And my second question is that you believe in that inheritance of scientific temper. I mean, यस, is it possible of inheritance of scientific temper in our offspring? Or यस, I आपने believe in that. I am a strong advocate of generating scientific temper in our offsprings. Our kids should be exposed to all kind of scientific wonders so that their brains become sharper, they are more responsive, they are more यानी receptive. सिर्फ जेनेटिकली इनहेरिटेंस आपने कभी एनकाउंटर किया है या नहीं, आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस है? मैं इस पे नहीं टिप्पणी कर पाऊंगा। मैं जेनेटिक है, ये देखिए स्वभावतः लगता है कि वो जेनेटिक इनहेरिटेंस भी एक साइंटिफिकली एनालिसिस करने की चीज है। एंड मेडिकल साइंस का विद्यार्थी नहीं हूं, इसलिए मैं उस पर बहुत टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा जरूर लगता है कि जेनेटिकली किसी का जो आईक्यू लेवल है, जो कोई इमोशनल होता है, कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई बहुत एनालिटिकल होता है, किसी की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, तो कुछ ना कुछ तो वो जीन्स ट्रांसफर होते हैं। वो तो साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है। और इस पे ज्यादा मैं इस पे नहीं बोल पाऊंगा कुछ, है ना, इसमें जो ऑफ स्प्रिंग्स की जहां तक बात है, क्योंकि आई एम नॉट साइंस स्टूडेंट ऑफ द मेडिकल साइंस। नहीं नहीं सर, एक्चुअली आई बिलोंग्स टू मेडिकल बैकग्राउंड, बट जी एक्चुअली आपने साइंटिफिक टेम्पर पे बात की है तो ऑब्वियसली आज ही तो आपके दिमाग में थॉट आया नहीं होगा सर, आप इस जी बहुत जी पहले से आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो कहीं ना कहीं आपने इसे ठीक है राहुल, प्रैक्टिकली डॉक्टर ऑब्जर्व राहुल, किया हो। जी। डॉक्टर राहुल, आई थिंक ही हैज यस सर, ऑलरेडी रिप्लाइड फॉर ओमकार सिंह। यस मनोहर यस। दुबे जी, आप आमंत्रित हैं। हाँ जी। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। पहले तो आपने नमस्ते बहुत सर। ही सुंदर वक्तव्य दिया, उसके लिए धन्यवाद। जी थैंक यू सर। आपने स्टार्ट किया था भौतिक जगत से, जी तो क्या भौतिक जगत के बाहर भी आप कुछ देखते हैं कि सारा कुछ भौतिक जगत के आसपास ही है, और साइंटिफिक टेम्पर केवल भौतिक व्यवस्था के लिए है, कुछ और भी व्यवस्था आप महसूस करते हैं? देखिए, ऐसा है ना, जिस चीज को हम समझ पाते हैं हम लोग उसी की बात कर पाएंगे। स्वभावतः बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अभी तक किसी ने देखी नहीं, समझी नहीं, सिर्फ वो कल्पना है। तो जो चीज हमें दिखती है उसका हम विश्लेषण कर सकते, जो चीज हमें नहीं दिखती उसको हम विश्लेषण नहीं कर सकते। नहीं, जो जब नहीं दिखती है, जी बिग थोड़ा सा गैप है, जो नहीं दिखती जी उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। जी जी हाँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैं बात कर रहा हूँ कि क्या भौतिक जो है उससे भिन्न भी कुछ है कि नहीं है, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है कि जी यदि जी हम जी साइंटिफिक टेम्पर, आपने बोला कि भौतिक व्यवस्था पे लागू होता है, जी जी जी। तो क्या हम अपने आसपास कोई भौतिक व्यवस्था से भिन्न व्यवस्था भी देखते हैं जिसमें साइंटिफिक टेम्पर नहीं लगता है, या जो नहीं जानते उसकी तो बात ही नहीं, जो जी जी जी। जो जानते हैं उसमें कोई चीज ऐसी है जो भौतिक नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, जो अब भौतिक अगर हम मेटेरियलिस्टिक उसकी बात करें तो जिसका शेप हो, साइज हो, जिसको हम फील कर सकें, वो सारी चीजें तो फिजिकल वर्ल्ड में आती हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो जैसे हमारा इमोशंस हैं, जो हमारे एक दूसरे के प्रति जो सोच है,
इसका कोई हम इसको साइंटिफिकली बहुत कुछ दिखा नहीं पाएंगे कि कब आपके अंदर, जैसे ये तो बात सही है, जैसे डॉक्टर्स हैं वो ये बता देते हैं कि आपके न्यूरोलॉजिकल चेंजेस ऐसे ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ जाता है या आपका बिहेवियर में चेंज होता है। तो जो आपका विषय आपने उठाया, अब निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि हमारे भौतिक जो फिजिकल वर्ल्ड है उसके अलावा भी हैं, जिनमें की साइंस जरूर लगती होगी। क्योंकि इतना मेरे को इन डेप्थ एनालिसिस नहीं मैं कर पाया, ना मैंने कभी इस दिशा में सोचा। लेकिन ये जरूर है कि बहुत सारी चीजें जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, हम ये मानते हैं कि ये इट्स ऑल कंसिक्वेंस ऑफ द नेचुरल प्रोसेसेस व्हिच वी कैन नॉट एक्सप्लेन। ओके, ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब, नमस्कार। श्री बीके तिवारी जी, इसके बाद मैडम सीता चतुर्वेदी जी, इसका श्री शर्मा जी। हाँ, मिस्टर बीके तिवारी। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है, साफ आवाज है। हाँ जी आ रही। सर, हाँ सर नमस्कार, मेरा नाम हाँ, बीके तिवारी है और मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ। मैं एक लाइब्रेरियन हूँ। अच्छा सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो बताया कि साइंटिफिक लिटरेसी, एटीट्यूड, थिंकिंग मेथड, परसेप्शन एंड हैबिट, जी जी ये तो निर्विवाद रूप से इसमें आते ही हैं। एक चीज जो है वो इंट्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी इंट्यूशन से भी कई बार हमें पता चलता है कि कुछ ऐसा ऐसे है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हमारे मन में कैसे आया, कहाँ से ये आया, उसका हमारा कोई ठोस आधार भी नहीं होता। और इंट्यूशन भी एक बहुत ही, इसकी चर्चा होती रहती है जब कभी भी किसी खोज की और इन सारी चीजों की यार बात हो, तो इसको हम कहाँ रखें इंट्यूशन के लिए? देखिए, इंट्यूशन तो आपका हमारा अपना एक बायोलॉजिकल कंसिक्वेंस है ना। जैसे मान लीजिए कि मुझे अचानक लगता है कि नहीं, आपको मेरी याद आ रही होगी, तो ये एक इंट्यूशन होता है। अब इसमें इसका कोई मुझे नहीं लगता, मैंने चलो जब भी जो उसको सर्च किया तो मुझे इंट्यूशन की कहीं कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि हम लोग उन्हीं चीजों को स्वाभाविकता है उन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करते हैं जिनको कि हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। जो चीजें हमारे एक्सप्लेनेशन से बाहर हैं उनको हम एक्सप्लेन करते भी नहीं। और नेचुरली इंट्यूशन का अपना एक रोल है। वो इंट्यूशन हमारे माइंड का जो न्यूरोलॉजिकल चेंजेस हैं उसके बेसिस पे तय होता है। और टेलीपैथी भी है, एक दूसरे आप एक दूसरे से हमें बात करनी है, कभी कभी होता है कि नहीं, आप हम तो आपकी याद ही कर रहे थे और आपका फोन आ गया। तो ये कोई ना कुछ ऐसा होता जरूर है। लेकिन मैं इस पे कोई टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हूँ कि क्या इसके पीछे के कारण है। लेकिन स्वभावतः जो चीजें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उन पे तो हमें जरूर काम करना चाहिए। और ये तो एक क्यूरियोसिटी है, एक कंटिन्यूअस सर्च है, ये कभी खत्म नहीं होगी। ये पीढ़ियां आती जाती रहेंगी। और एक जिन चीजों को हम बढ़ा सकते हैं, जिनको हम साइंटिफिकली एनालाइज करते हैं, जिनको हम प्रूव कर पाते हैं, उनको हमें संभालना चाहिए। बाकी जो चीजें एक्सप्लेन नहीं है उनका एक्सप्लेनेशन ढूंढना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। मैडम चतुर्वेदी। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू। मैडम सीता चतुर्वेदी। नमस्कार बोलिए। सर। नमस्ते जी सर। सर, जी नमस्कार नमस्ते सर, मैडम। बिल्कुल। जी सर, मैं ये मेरे मन में ये विचार आ रहा है, ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे अभी आपने कहा कि बिल्ली रास्ता काट जाए, या क्या कहते हैं, कभी कभी ऐसे बोलता है कि सैटरडे में नहीं जाना चाहिए, सैटरडे में दही खा के निकलना चाहिए। तो सर जैसे हमारे शरीर में कोई रोग पलता है तो उसके हमें लक्षण समझ में आने लगते हैं। ऐसे ही जब हमारे साथ कुछ बुरा होना होता है, अपशकुन होता है, तो सर उसके लक्षण हमको समझ में आते हैं। और ऐसे इसलिए भी होता है कि हमारे अनुभव जो होते हैं वो हमारे साथ होते हैं, कि हमारे साथ ऐसा तब हुआ था, फिर हमारे साथ ये घटना घटी थी, फिर ऐसा हुआ था, फिर ये हुआ था। तो सर उस आधार पे हम निर्णय कर लेते हैं कि अरे भाई बिल्ली निकल गई तो नहीं जी जी काटना चाहिए। बिल्कुल अब बिल्कुल। जी मेरे साथ तो इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं सर, हमें लगता है कि जो हमारे विचार आते हैं मन में, उसी हिसाब से घटनाएं होने लगती हैं, ऐसा समझ में आता है। क्योंकि मेरे साथ सर अभी मतलब एक हफ्ता पहले घटना घटी कि मैं बस में ट्रेवल कर रही थी, तो जी एक बिल्ली रास्ते से निकल गई। इतनी बड़ी सड़क थी और जो है बिल्ली बिल्ली निकल गई। अब समझिए कि उसमें 60 यात्री बैठे थे और बस वाले ने बस को रोक दिया। जी अब सब बोले क्यों रोका, क्यों रोका, पीछे आके उसकी एक बस और रुक गई। बोले कि जी पहले जो वाहन निकल जाए उसके बाद हमारी जो है गाड़ी आगे बढ़ेगी। जी और सर जब काफी देर तक कोई वाहन नहीं निकला, कोई व्यक्ति नहीं निकला, तो ड्राइवर ने बोला क्लीनर से, चलो तुम आगे जाओ बस के निकल के।
तो हाँ सर, तो फिर क्लीनर उतर के आगे निकला और उसके बाद जो है सर फिर बस निकली। तो ये सर, ये वहम वैज्ञानिक कारण नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि ये कोई नहीं, वहम है बिल्कुल और नहीं। अनुभव के आधार पे है सर। बिल्कुल, मैं तो देखिए इसमें मैं इसका फर्म बिलीवर हूँ कि ना तो कोई दिन खराब है, ना कोई समय खराब है, ना कोई बिल्ली खराब है, ना बिल्ली अच्छी है। ये तो आप देखिए, वो जो आपने कहा क्लीनर को भेजा, तो क्लीनर थोड़ी मर गया, क्लीनर के ऊपर भी तो आ सकती थी चीज। तो वो तो आपके लेकिन साथ ही अपने गंतव्य तक पहुंचा होगा ना, बस भी गई, क्लीनर भी गया, जिंदा ही गया। और जाने हाँ कितने लोग आप देखते होंगे, कितने, ये पता थोड़ी रहता कौन उससे निकल के जाएगा, जो उसको क्रॉस करेगा पहली बार उसके साथ बुरा थोड़ी हो जाएगा। हाँ, लेकिन सर वो कभी ना कभी बस वाले के साथ ऐसा हुआ होगा, हाँ, बिल्ली वो काटने देखिए, से देखिए हुआ क्या है होगा ना, ये ना तो ऐसा। हमारी हमारी आपकी सोच का नजरिया है। अगर हम सोच में कमजोर हो गए तो स्वाभाविकता हम खुद ही एक्सीडेंट कर मारेंगे। अगर हमें ये साइकोलॉजिकली एक भय लग गया ना कि हमारे को हमारी ये बिल्ली काट गई रास्ता तो मेरा बुरा हो जाएगा, तो धीरे धीरे हमारा जो माइंड का जो परफॉर्मेंस है वो नीचे डिजनरेट होगा, और हम खुद ही गलत काम कर लेंगे। अब रात में गाड़ी चलाते हैं, कभी कभी लगता है जैसे कोई परछाई आ गई, तो ये लगता है, कभी एक्सीडेंट्स भी बहुत हो जाते हैं। उसको अचानक जो है वो ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस में आया, उसको परछाई दिख गई और उसने गाड़ी कहीं चढ़ा दी, टक्कर हो गई। तो ये सब, ये मेरे ख्याल से वन हैज टू बी मेंटली स्ट्रांग, और हमें अपनी जनरेशन्स को मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहिए। अब होने या जो कुछ घटना होगी उसको कोई नहीं टाल सकता, वो तो अपने समय पे हो ही जाएगी, उसका कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। शर्मा जी, जी नो जी सर। थैंक जी यू। सर, थैंक यू सर। नमस्ते। नौकांत शर्मा जी। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बताएं। मैं वैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। वेरी एग्जीक्यूटिव गुड। इंजीनियर से मैंने वीआरएस लिया था। अच्छा, मैं बहुत सर, अच्छा। आपने बहुत अच्छा स्पीच दिया है, मैं उसके लिए आपको आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये एक निवेदन करता हूँ कि जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, पदार्थ विज्ञान मैटर साइंस की शिक्षा दी जा रही है आजकल, जी जी। जिसमें मैकेनिकल, आपके मेटलर्जी और जो भी पदार्थ विज्ञान की शिक्षा होती है, क्या टेक्निकल यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालय में पैरामीटर साइंस भी सिखाया जाए, पढ़ाया जाना जरूरी है क्या? क्योंकि हमको अपने रिटायरमेंट के बाद में इसमें अध्यात्म में जाना पड़ता है साथ में बाद में। जैसे हम्म आप भी जा रहे हैं, मैं भी गया रिटायरमेंट लेके, तो ये शिक्षा की हमारी न्यूनता रहती है। तो क्या ये हम्म। आवश्यक है कि इसमें टेक्निकल के साथ में पैरामीटर साइंस, आध्यात्मिक ज्ञान भी बच्चे को दिया जाए? ये मेरा आपसे थोड़ा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाना चाहिए, दिया जा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किस जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, चूंकि एजुकेशन से जुड़े हुए सभी लोग जुड़े ही हुए हैं। अगर हमें इस रिटायरमेंट के बाद स्पिरिचुअलिटी को पकड़ना है, लेकिन आपके जो एक्टिव लाइफ है उसमें जब आपको कंट्रीब्यूट करना है, जब हमें ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाना है, सिविलाइजेशन को चलाना है, हमें डेवलप करना है, तो उसमें अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। लेकिन जो हमारा सिलेबस है, जो करिकुलम है, उसको अगर हम देखें तो एक किसी भी समय एट ए टाइम बच्चा 7 या 8 कोर्स पढ़ता है। अब 7-8 कोर्स जो होते हैं, उसके उन कोर्सेज को पढ़ने के बाद में यदि उसको समय मिले तो जरूर पढ़ा देना चाहिए। और हमारी नई शिक्षा नीति इन सब चीजों के लिए परमिट भी करती है। लेकिन ये पूरी पढ़ाई ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो, अगर उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना था तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो पहले वो बने, वो उसके अंदर वो ट्रेड्स और वो कैपेबिलिटी जरूर होनी चाहिए, और उसकी कॉस्ट पे कुछ नहीं होना चाहिए। तो जहां तक आपका विषय है कि नहीं वो पढ़ाई जानी चाहिए, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा जो नया एजुकेशन, जो एक पैराडाइम चेंज हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में, वो सब चीजों को परमिट करता है। लेकिन जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उस पर्टिकुलर डिग्री का, उस एजुकेशन का, उसकी कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि हमने उसके 4 कोर्स या 2 कोर्स कम कर दिए तो स्वाभाविक नेचुरली वो फिर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, उसका कॉम्पिटेंसी गैप होगा। तो जैसे हमने अगर एक कंप्यूटर से मैकेनिकल इंजीनियर बनाया, किसी को पढ़ा के तैयार किया, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कॉम्पिटेंसी तो होनी चाहिए उसको। क्योंकि फिर कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे, फिर हम कहेंगे कि वेस्ट हमसे आगे निकल गया। आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम को कितना भी आप कमजोर कहें, लेकिन हमारे ग्रेजुएट्स की जो ग्लोबल रिक्वायरमेंट है वो इतनी ज्यादा है, और वो ये इंडिकेट करती है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। कितना भी आप इसको बुरा कह दीजिए, लेकिन हमारे बच्चों के अंदर जो एक मादा हम पैदा करते हैं, चाहे हमारी सामाजिक परिस्थितियां ऐसी रहती हैं, उनके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस खुद ही वो ले लेते हैं,
और ये पढ़ाना चाहिए। अब आप इस स्टेज पे, चूंकि आपने वीआरएस ले लिया, आप अफोर्ड कर सकते हैं, हम भी अभी एक्टिव सर्विस में हैं, कल को रिटायर हो जाएंगे, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े, वो एक सपोर्ट देती है लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन एक यंग एज के बच्चे को यदि वो करना चाहे तो जरूर कराना चाहिए, लेकिन उसकी प्राइमरी जो एजुकेशन है, जो पर्पज है, उसकी कॉस्ट पे करना उचित नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, बहुत अच्छे। थैंक यू। श्री मनोज दुबे इसमें मैं साहब, एक आप मिनट कुछ कुछ ऐड करना चाह रहा था, हाँ डॉक्टर जी साहब जी, यदि आप परमिट हो हाँ तो। जी, आपका सबमिशन। असली में एक जो ब्रिटिश एजुकेशनिस्ट हैं, एल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड नाम से है, जी मैथमेटिशियन भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, फिलोसफर भी हैं। जी उनका कहना यह है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड एजुकेशन का एक हिस्टोरिकल फेलियर इज दैट इट इज नॉट गिविंग द एजुकेशन फॉर लाइफ। करेक्ट। तो अब इसको कैसे बैलेंस करें, बात जरूर सही है कि आप जो सीख रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, और उसको जिंदगी में व्यवसाय के लिए बहुत कुछ सीखना जरूरी है, लेकिन इस विषय पे कुछ जोड़ने की जरूरत तो है कि, और कहाँ से और कैसे आएगी मैं नहीं जानता, मगर सुपरस्टिशन सिखाने की जरूरत नहीं है। लाइफ बिल्कुल को एक सही नजरिए से देखना, क्योंकि दुनिया में जिस तरीके के सुसाइड बढ़ रहे हैं, जिस तरीके का डिप्रेशन बढ़ रहा है, जिस तरीके के स्ट्रेस बढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप बिगड़ रही हैं, आई डोंट नो कि इनको कैसे कंट्रोल करेंगे आप। ये जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है। तो पूरी दुनिया पे इस विषय पे विचार तो होना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। आई डोंट नो, बिल्कुल यहाँ ठीक पे से आप कह रहे हैं। बहुत सारे वाइस चांसलर बैठे हैं, दो दो, तो वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। इट इज माई पर्सनल फीलिंग, जी 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 देयर शुड बी सर। सम पोर्शन डेडिकेटेड टुवर्ड्स द लाइफ आल्सो। जी 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 सर, दैट्स माय एक पर्सनल। मैं इसमें सर थोड़ा सा ऐड करूं। जैसे देखिए क्या होता है ना, अपना हायर एजुकेशन जो है वो टर्मिनल पॉइंट होता है। ज्यादातर बच्चे जो कोई मान लीजिए ग्रेजुएशन करता है, तो उसके बाद बहुत सारी मेजोरिटी होगी जो कि आगे नहीं पढ़ेगी। अब सारी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो हायर एजुकेशन से आ जाती हैं। जो लाइफ स्टाइल है, जो उसकी वैल्यू सिस्टम है, और जो उसकी जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, संभवतः उसको नर्चर करने की जो एक स्टेज है, वो उसकी हमारे जो जहाँ से एजुकेशन शुरू होती है। अब जो हमारा नया एजुकेशन सिस्टम जो हम जो कंसीव किया है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से, उसमें हम प्राइमरी एजुकेशन पे, सेकेंडरी एजुकेशन के लेवल पे अगर हम चीजों को वहां पे इंटीग्रेट कर दें, तो जो हमारे जो फैमिलीज के जो ढांचे हैं बदल रहे हैं। हम लोग इतने मेटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं कि हमें पैसे के नाम पे कुछ और सूझता नहीं है, हमें ग्रोथ की आड़ में कुछ और नहीं सूझता। जो इमोशनल गैप्स बढ़ते जा रहे हैं, जो पहले सामूहिक परिवार होते थे तब भी सब लोग खुश रहते थे, अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई तो पति पत्नी नहीं रह पाते, उनके आपस में ही सामंजस्य नहीं बनता। तो जो लाइफ स्किल्स की जो आप बात कर रहे हैं, वो बात आपकी सर बिल्कुल सही है। लेकिन इसके लिए हमें जो एजुकेशन सिस्टम जहां से शुरू होता है, फॉर्मल एजुकेशन, वो लोअर प्राइमरी लेवल पे, वहीं से हम अगर इस पे काम करेंगे, तो शायद हमारा हायर एजुकेशन का जो जिम्मेदारी है वो काफी कम होगी, और वो वास्तव में नॉलेज क्रिएशन के लिए बच्चे को कैपेबल बना पाएगा। अगर अदरवाइज हम अगर लाइफ स्किल्स पे अगर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फोकस डाल देंगे, तो कहीं ना कहीं हम सेक्रीफाइस करेंगे। जैसे आपने भी इस बात से सहमति जताई कि एक उसको व्यावसायिक जीवन में जाने के लिए कुछ कॉम्पिटेंसीज डालनी है, लेकिन जो लाइफ स्किल्स हैं वो बच्चे की उसकी परवरिश में ही अगर आ जाती हैं। अब जो हमारा सामाजिक ढांचा बदल रहा है, उसको उसको भी हमें चैलेंज करना चाहिए, उस पर भी हमें चिंतन करना चाहिए। जो स्कूलिंग है हमारा, केजी लेवल की है, लोअर केजी है, अपर केजी है, क्लास 1 2 3 4 5, अगर वहां से हमारे सिस्टम्स में लोअर लेवल पे एजुकेशन में कहीं ना कहीं ईमानदारी लॉस हुआ है, वी हैव नॉट बीन ऑनेस्ट। क्योंकि हमारे जो स्कूल्स में जो उनके वैल्यू सिस्टम इनग्रेन कराने की जिम्मेदारी जहाँ पे थी, वहां नहीं हुई, तो अब हमें आगे जाकर के उसकी दिक्कतें तो दिख रही हैं। बट एनीवे, हायर एजुकेशन भी, हम भी ह्यूमन वैल्यूज का सब्जेक्ट फॉर्मली ऑफर होता है, सभी यूनिवर्सिटीज करती हैं। लेकिन 18 19 साल 20 साल के बच्चे को आप ह्यूमन वैल्यूज इनग्रेन कराना बहुत मुश्किल है। वो सिर्फ एक सब्जेक्ट कोर्स पास करने भर का औपचारिकता जरूर रह जाती है। अगर वो उसके अंदर पहले से ट्रेट्स में हो, उसकी हैबिट्स में इनकलकेट हो जाए, तो शायद ज्यादा हम लोग सफल होंगे इस विषय पर। यस सर, मैं एक चीज इसमें ऐड करूंगा प्रोफेसर ओंकार सर सिंह को, सर कि जो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम थी, हम लोग जब पढ़ते थे तो पहले प्रेयर होती थी, प्रिंसिपल का कुछ उद्बोधन होता था, कोई नई बातें करते थे, कुछ स्लोगन्स होते थे। हम लोग स्काउटिंग में, स्पोर्ट्स में, एनसीसी एक्टिविटीज में शाम को 1 घंटे कहीं ना कहीं कम्युनिटी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते थे।
अगर आप ध्यान दें तो सोशल जो फैब्रिक ब्रेक हुआ है, शाम की एक्टिविटी कैंपस से स्कूल कॉलेजेस से खत्म हो गई, दे आर ऑल गोइंग फॉर कोचिंग। करेक्ट। और इमेजिन करिए कि भारत में जो एक मॉडल आया, कोटा मॉडल, मैं उसको कहता जी हूँ कि 9th 10th के बाद वही एटीट्यूड होता है, वो स्कूल कॉलेजेस जानता ही नहीं है। वो तो जी सीधे उसको एडमिशन चाहिए किसी एमबीबीएस प्रोग्राम में या इंजीनियरिंग प्रोग्राम में। तो जी जो पूरी फैब्रिक है जो प्रोफेसर ओमकार सिंह कह रहे हैं, उसको हम इंटीग्रेट करें पूरे प्रोसेस में, कि कहीं ना कहीं 1 घंटे 1.5 घंटे का इंटरेक्शन प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी एजुकेशन बच्चों का हो। और ये फैमिली मैटर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको उन्होंने मेटेरियलिज्म से जोड़ दिया है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ वही है जो सर आप कह रहे हैं। उसमें कुछ तमाम जो हमारा फैमिली सिस्टम है, हमारा कल्चरल सिस्टम है, तो जो शिक्षा नीति 2020, उसमें इंडियन एथॉस की बात कही है उन्होंने। और उस इंडियन एथॉस को ही अब कैसे हम री इनकलकेट करें, एक बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि ना अब मोहल्ला बचा ना रिश्तेदार बचे, अब तो RWA आ गया है सर। जी सर। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब ये बात हुई। इसमें असली में जो मेरी फीलिंग थी, जी जी जो असली में एक तो पाठ्यक्रम जिसको आप सिलेबस बोलते हैं, जी जी और एक दूसरा पाठ्येतर गतिविधियां भी हैं जो अभी हाँ प्रोफेसर जी जी अग्रवाल हाँ बोल रहे थे। जी सर मतलब हमारा जो कैरिकुलम है, हाँ जी कैरिकुलम एंड सिलेबस, हम्म, तो देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द कैरिकुलम अदर देन सिलेबस। जी जी तो वो जो कैरिकुलम वाला जो स्टेज है जिसमें कि हम कुछ और चीजें कर सकते थे, वो नहीं है, क्योंकि बच्चा नहीं स्कूल कॉलेज में टाइम कम दे रहा है। हम्म हॉस्टल लाइफ बहुत डिफरेंट टाइप की हो गई है, हम्म स्कूल में भी वो नहीं है। तो खैर अब ये आज का विषय नहीं है, आपका पॉइंट आ जी गया था, जस्ट टू जी हैव क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सर एजुकेशन मैं यहाँ मैंने कहा एक अपनी लाइन बात आपसे ऐड कर दूं सर। क्या चंद्रयान 3 की सफल एक जो हमारा अचीवमेंट था देश का, उसको वर्ल्ड कप से हम कंपेयर करने लगे ना? तो आप इमेजिन करिए कि जो हमारा साइंटिफिक टेम्पर है वो चंद्रयान 3 को पीछे छोड़ता है और वर्ल्ड कप उसके आगे निकल जाता है। अब मैं अक्सर कहता हूं कि आईपीएल जिस समय होता है उसमें सारे एग्जामिनेशन बोर्ड के यूनिवर्सिटीज की चलती रहते हैं। तो हम लोग अब जा किधर गए, उसे मैं तो थोड़ा सा पढ़ता रहता हूँ सर। नेक्स्ट 3 इयर्स का जो एडवर्टीजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है टेंडर का बीसीसीआई का, इट इज 54,000 करोड़। तो हम जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें कितना विशिएशन है, कितना लॉस है, कितना इरोजन है, ये एक बहुत सोचने की बात है। पूरी सोच बदल गई है सर। हाँ। सर श्री मनोहर दुबे साहब, आप प्रोफेसर ओमकार सिंह को थोड़ा मुझे सा। लगता है एक प्रश्न और अलाउ कर देते हैं, जो दो लोगों ने हाथ किए हैं, यदि जी जी मैंने डॉक्टर हाँ ओमकार निशांत सिंह अलाउ और करें, तो हाँ। दो लोगों ने नहीं हाथ नहीं किए। सर, कर मिस्टर एके लीजिए। पांडे आए थे, बीच में हट गए थे, पहले मिस्टर एके पांडे को हम लोग ले लेते हैं। पांडे जी, आप कुछ पूछना चाहते हाँ हैं तो बीच में आए थे पूछ लेकिन लीजिए। उन्होंने फिर विड्रॉ कर गए थे। जी जी हाँ के पांडे जी, और रिपीट क्वेश्चन नहीं करना चाहते अपन। पांडे जी हाँ हैं, हाँ चले गए? हाँ बीच में आए थे, चले गए। चले गए पांडे जी। निशांत, आई थिंक राहुल हैज ऑलरेडी डन 2-3 क्वेश्चन। निशांत एक बार आप पूछ लीजिए बस। हाँ हाँ सर नमस्कार। आगे पांडे जी, जी 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 बोलिए नमस्कार। पांडे जी। हम्म। मैं ट्रेन में हूँ तो हो सकता है मेरी आवाज कट कट के आए, तो आप लोग बता दीजिएगा जिससे कि मैं जी बोलिए। जी पहले तो मिस्टर सर ने बहुत पांडे, अच्छा बताया, हर चीज एक्सप्लेन करी। मिस्टर पांडे आप अपना परिचय दे दीजिए। आई थिंक यू आर MNITN ना? इंजीनियर है तो आप पहले प्रोफेसर ओमकार सिंह को अपना परिचय दे दीजिए फ्रेटर्निटी का। अच्छा अच्छा। हाँ मैं सर एके पांडे हूँ, जी 1979 बैच का, MNR का ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, उसके वेरी बाद गुड। चीफ इंजीनियर MPB के पद से रिटायर हुआ हूँ सर मैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। HBTI में भी हमारा हुआ था, तो उसकी जगह अच्छा, उस समय मैंने MNR में ज्वाइन कर लिया था। जी 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 सर मेरा केवल एक छोटा सा बात कहना था जी कि जिस चीज को हम समझते नहीं है, जी प्रयास और ये कह रहे विज्ञान नहीं, जी मैंने कोई चीज हम समझ नहीं पा रहे हैं तो हम कह दें कि ये असत्य है, ये विज्ञान नहीं। विज्ञान ये है कि हम उसके बारे में पता करें, बिल्कुल सुने, फिर उसके बाद डिसाइड करें कि ये विज्ञान है कि बिल्कुल नहीं है, पहली चीज। बिल्कुल बिल्कुल ठीक अब बात। इसके मैं आपको 2-3 उदाहरण दे रहा हूँ सर, 2-3 मैं जी जी उदाहरण दे रहा हूँ। जी आपके एक उसमें एक पॉइंट है कि वो नजर लगने वाली बात, जी तो आपने कहा है कि अवैज्ञानिक है, जबकि नजर लगना एक बहुत कॉमन चीज है और उसका जो एक टेस्ट है वो भी बहुत कॉमन है,
वो 100% सही भी उतरता है। बच्चे को जब नजर लगी रहती है तो अपन मिर्ची घुमाते हैं उसको चारों तरफ, और वो मिर्ची में गंध नहीं आती है। और उसी बच्चे को जब नजर उतर जाती है, हम मिर्ची घुमाते हैं तो गंध आती है। मतलब ये टेस्टेड है, और मेरे ख्याल से सभी ने इसको टेस्ट किया होगा, जिसके भी बच्चे हैं सब ने 100% लोगों ने टेस्ट किया होगा। एक बात। दूसरी बात सर, आपने उसका क्या कहते हैं, कोविड कोरोना का नाम लिया था। जी 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 जो दवा दी जा रही थी लोगों को, जी मतलब हमारे यहाँ पे एमपी में उनको जी काढ़ा दिया जा रहा था पीने के लिए। जी कोरोना के मरीजों को काढ़ा दिया जा रहा था और बड़ा सक्सेसफुल रहा, और जी पतंजलि ने पता नहीं कितना उससे वसूल लिया। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को इस बात की इजाजत नहीं थी कि वे जो क्या कहते हैं कोरोना के मरीज हैं उनका ढंग से ट्रीटमेंट कर सके। किसी भी आयुर्वेदिक कॉलेज में ऑक्सीजन वाली मशीन नहीं थी। क्यों नहीं थी? उसका कारण सिर्फ एक है कि WHO परमिट नहीं करता आयुर्वेद को कि आप जो है इस तरह के इलाज करें। इस तरफ भी हमारे साइंटिस्ट को प्रयास करना चाहिए, कर भी रहे होंगे लोग, ये नहीं कह रहे नहीं कर रहे होंगे। जी जी ग्लोबली आयुर्वेद को मान्यता हम आज तक नहीं दिला पाए। जी जी योग को मान्यता मिली है ग्लोबली, लेकिन वो हमारी वजह से नहीं मिली है। वो शायद डेनमार्क या स्वीडन, कौन सा कंट्री मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उनके यहाँ था, शायद जर्मनी है, उनके यहाँ था, इसलिए उसको ग्लोबली मान्यता मिल गई। होम्योपैथी को सर ग्लोबली मानता था, चीन के चिकित्सा शास्त्र को ग्लोबली मानता है। अब तीसरी बात जो किसी ने, आप ही ने शायद कहा था या किसी ने कहा था कि ऐसा है कि नहीं, डॉक्टर साहब ने कहा था, सॉरी हम सॉरी, डॉक्टर साहब ने जो बीच में आए थे बोले थे कि नहीं भगवान का भी कुछ तो हाथ होता है। तो आयुर्वेद में ज्योतिष शास्त्र एक सब्जेक्ट ही है, और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से वो लोग निकालते भी हैं कि आपको कौन सा मर्ज हो सकता है, और वो सही भी निकलता है। और इस पर लखनऊ यूनिवर्सिटी ने, लखनऊ मतलब मेडिकल यूनिवर्सिटी ने PhD भी दी है। तो सर बहुत सारी बातें हैं जो होना चाहिए, और मेरे ख्याल से हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज गलत ही है जब नहीं, तक गलत complete गलत की तो बात ही नहीं। जिस चीज को आपने एनालाइज कर लिया वो गलत रह ही नहीं गई। वही साइंटिफिक टेम्पर यही तो कहता है ना, अगर ज्योतिष में भी अगर चीजें एनालिसिस हो गई और एनालिटिकली सही पाई गई, एम्पेरिकली उनको हम प्रूव कर लेते हैं तो ठीक हो गई वो। जी मिस्टर निशांत, Thank you. आपका लास्ट क्वेश्चन होगा या क्योंकि इट इज ऑलरेडी मोर देन 7:30 PM है। प्रमिला जी को और सुन लीजिएगा, उसके बाद फिर बंद कर रहे हैं। प्रोफेसर अच्छा, प्रमिला ठीक है, है। निशांत बाब प्रमिला जी है, ठीक है। सर मैं एक बार फिर से आ गया। जी जी सर आपकी एक स्लाइड में आपने बताया था कि हमारे पुराने जो हमारे पूर्वज लोग थे उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं और बहुत सारी ऐसी मशीनरी बनाई हुई है। बहुत सारा हम भी पढ़ते लिखते सुनते हैं कि कुछ जो आज साइंस दिखा रहा है या बना के बता रहा है वो हमारे प्राचीन पूर्वज बना चुके हैं। तो सर ये विद्या हमारी कहाँ खो गई? इसके लिए अपन कहाँ सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि ये विद्या हमारे पास वापस आ जाए? देखिए, ये विद्या, जहां तक विद्या ढूंढने की बात है, ये तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अब देखिए, आप सौर्य घड़ी है, आप देखते हैं कि पहले वो परछाई देख करके समय बता देते हैं। हमारी बिल्डिंग्स की जो एयर कंडीशनिंग की बात करूं मैं, आपको बड़ा ताज्जुब होगा, यहाँ उत्तराखंड में जो भांग होती है, अंग्रेजी में हेम्प बोलते हैं, उसको लेके यहाँ बड़ी पैदा होती है। और हमारी जो अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं उनमें भांग का फाइबर लगा करके उसको प्लास्टर कर दिया गया। तो वो एक फाइबर की जो एक स्ट्रेंथ है ना, जो बिल्डिंग की स्ट्रेंथ भी देता है और वो इंटेग्रिटी देता पूरे स्ट्रक्चर को। तो ये जो हमारे पास बहुत सारी चीजें पुरानी हैं जिसको कि हमें अपने आर्कियोलॉजी से, आर्काइव से और आर्कियोलॉजी के माध्यम से निकालना चाहिए और उसको एनालाइज करने के बाद उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। क्योंकि अब उड़द की दाल का इस्तेमाल करके बिल्डिंग बनाना, ये भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं इस तरह के, लेकिन अब उतनी दाल भी पैदा होनी चाहिए कि आप ये सब कर सकें। तो ये बहुत सारे एसोसिएटेड इश्यूज हैं, लेकिन जिन चीजों को हम एनालाइज कर लेते हैं
और उनको हम लॉजिकली इस्टेब्लिश कर पाते हैं, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई भी, मैंने जैसे कुछ भी जो घटनाएं कही थी उनके पीछे मैंने ये जरूर कहा था कि इसके पीछे की कोई ना कोई कारण रहे हैं, लोगों का विश्लेषण रहा कि इसको आम आदमी को समझाने के लिए उसको एक बिलीफ बना करके प्रेजेंट कर दिया गया, क्योंकि हर आदमी उसको उस तरह से एनालाइज नहीं कर पाएगा, इसलिए कह दिया गया कि आप इसको मान लीजिए। लेकिन एनालिसिस तो हर चीज का है और हुआ है। कोई भी चीज जो आज दिखती है उसके पीछे कुछ ना कुछ लोगों का एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। आप जो कह रहे हैं पुरानी चीजें, उसको ढूंढना चाहिए और ढूंढी जा भी रही हैं, बहुत काम हो रहा है इस पे। जी जी, धन्यवाद। मैडम प्रमिला। प्रमिला जी लगता है डिस्कनेक्ट हो गई हैं, ऑडियो उनका चलता हुआ दिख रहा, जुड़ा नहीं है। आप प्रमिला जी, आपको आवाज आ रही है तो बात कर लें। सर उनका ऑडियो ऑन नहीं है। हाँ नहीं, वो कोशिश कर रही है, वो मैं उनसे बोलता हूँ। चलिए, जब तक आप इनसे पूछ लीजिए, राहुल से फिर बंद करते हैं। राहुल, लास्ट क्वेश्चन आपका, बहुत ब्रीफ क्वेश्चन करिएगा, एक है ना। हाँ जी राहुल, अपना प्रश्न करें, शॉर्ट में करिएगा। हेलो, यस सर, गुड इवनिंग सर, एंड थैंक यू मुझे दोबारा चांस देने के लिए। सर मेरा क्वेश्चन बस इतना सा था कि जो साइंटिफिक टेम्पर की बात की है, तो इसके लिए कोई एक थ्रेशोल्ड इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर ये इनबिल्ट होता है, या फिर कोई भी एक्वायर कर सकता है? इस बारे में सर आपका क्या मानना है? आपने देखिए, ये आपने शायद पहले भी इस बात में कहा था कि एक आदमी को कुछ हेरिडिटरी होता है, ट्रांसफर होता है कैपेबिलिटीज। तो जो व्यक्ति एनालिसिस कर पाता है उसको एनालिसिस कर लेना चाहिए, और जो नहीं कर पाता है उसको बिलीफ की तरह परोस देना ही अच्छा है, क्योंकि हर एक को एनालिसिस में इंगेज करना भी शायद संभव नहीं है। हर एक की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, उसकी कॉम्पिटेंस है। तो मैं इस बात का एडवोकेट हूं कि यदि व्यक्ति इसका एनालिसिस करके चीजों को एक्सेप्ट कर सके तो अच्छी बात है, और नहीं कर पाए तो वो दूसरों को फॉलो कर ले, ये मानते हुए कि उनके जो कंक्लूजन्स हैं वो सही है। हाँ, मैं राहुल यस को सर, एक एंड सर सप्लीमेंट करूंगा। मैं राहुल आपसे ये कहना चाहूंगा, देखिए जी सर, जो आपके लिटरेचर हैं, जो रीजनिंग है, सर ने कहा है कई बार, आपको पहले तो उस प्रोसेस में बिलीव करना पड़ेगा। देयर इज सम काइंड ऑफ थिंग लाइक साइंटिफिक टेम्पर। दूसरी बात, क्लासरूम है, अपने सीनियर्स हैं, आप मान लीजिए टीचर हैं और स्टाफ रूम में बैठे हैं, यू आर टॉकिंग ऑलवेज अबाउट द सीनियर्स, आपके सुपरवाइजर्स हैं, आपके बहुत से सीनियर पीपल हैं इन योर सोसाइटी, उनसे बातचीत करके भी चीजें निकलती हैं। मैं नहीं कहता टीवी के सारे प्रोग्राम खराब होते हैं, लेकिन समटाइम बहुत अच्छे टीवी डिबेट्स आते हैं जहाँ बहुत अच्छे साइंटिस्ट या लिटरेरी पीपल करते हैं, तो उनको बातचीत करके भी हमें पता चलता है कि किसी विषय का की एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं। प्रमला जी आ रहे हैं सर, आपसे एक एग्जाम्पशन ले रहा सर हूँ। प्रमला जी सर आ एक गए, उनसे लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जी हाँ, प्रमला सर जी एक आए। लास्ट मुझे नहीं सर प्लीज, प्लीज सर, राहुल, एक यू हैव मिनट सर। ऑलरेडी डन 4th क्वेश्चन। प्रमला जी हैज ऑलरेडी जॉइन, टाइम इज ओवर। हाँ प्रमला जी, आप क्वेश्चन करें, शी इज थैंक यू वेटिंग सर। फॉर लॉन्ग। हाँ प्रमला जी, आप अनम्यूट करेंगी? सर उनका माइक ऑन नहीं है। हाँ, नहीं हो रहा है सर। मैं ये मनोज दुबे जी, आपको मैं आमंत्रित करता हूँ, आप लास्ट फ्यू वर्ड्स अपनी कंट्रीब्यूट करो, धन्यवाद देने प्रोफेसर ओमकार सिंह को और सभी पार्टिसिपेंट्स को। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रोफेसर ओमकार सिंह जी का आज का वक्तव्य बहुत ही सुंदर, सारगर्भित था। बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने एक बहुत ही गहन विषय पर चर्चा की, और लोगों के मन में एक विचार उत्पन्न किया कि क्या साइंटिफिक टेम्पर हो सकता है। बार बार हम लोग सोच रहे थे, प्रोफेसर प्रमीला मैनी जी भी थी। आप अब बोल पाएंगे क्या मैडम? अभी एक बार आवाज आ रही है आपकी, बोल सकती हैं तो आप बोल दें। आप आपको मेरी आवाज आ रही है प्रमिला जी? नहीं आ रही, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर वक्तव्य था, और मैं चाहूंगा कि हम आपको दोबारा कभी और सुन सकें। इसमें जितने भी हमारे मित्रों ने भाग लिया, उन सबका भी हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनके साथ ही हम इस बात को कर पाते हैं। और
हमारा लगातार ये प्रयास बना रहता है कि लोगों की जो सोच है उसमें सुधार हो, और इसलिए हम इस तरीके के लोगों को बुलाते रहते हैं। और साइंटिफिक टेम्पर उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। साइंटिफिक टेम्पर और तार्किक सोच, इनके बीच में क्या अंतर है, आज नहीं हो पाई बात। कभी हम चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक टेम्पर एंड लॉजिकल थिंकिंग, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि मैथमेटिक्स में कुछ है ही नहीं, मतलब एवरीथिंग इज इन हवा में है पूरा का पूरा, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है विदाउट एनी फिजिकल थिंग। तो और वहां तर्क चलता है। तो इस पर हम लोग कभी विचार जरूर करेंगे आप सबके साथ में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर पीयूष रंजन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्यों उनके माध्यम से हमको बहुत सारे ऐसे श्रेष्ठ वक्ता मिलते हैं, जैसे डॉक्टर ओमकार सिंह जी थे आज हमारे साथ में। और डॉक्टर साहब, ये एक हमारा प्रयास रहता है लगातार इनिशिएशन ऑफ इनर चेंज सेंटर का, कि हम लोगों की सोच पर कुछ काम कर सकें और उसमें एक ऐसी चीज रेशनैलिटी डेवलप कर सकें कि न केवल वो साइंटिफिक वर्ल्ड में, परंतु उनका जो लाइफ है उसमें भी कुछ परिवर्तन हो सके। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर वक्तव्य के लिए। सारे प्रतिभागियों का धन्यवाद कि उनके कारण ही हम लोग इसको आयोजित कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप हमको मेरे मैसेज पर वो पीपीटी शेयर कर दीजिए, तो मैं अभी उसमें कर शेयर कर दूंगा, थैंक यू, तो लोग बाग उसका लाभ उठा पाएंगे। जरूर जी, जरूर, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।